भारत में आतंकवाद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत में आतंकवाद, तो कैसे भारत में आतंकवाद की शुरुआत हुई? टेररिज्म इन इंडिया, कैसे भारत में आतंकवाद की शुरुआत हुई है और कैसे आतंकी गतिविधियां आगे बढ़ी हैं, कैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला है, इन सारी बातों के विषय में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आज। भारत में आतंकवाद की शुरुआत पाकिस्तान के पहल पर हुई। जब 1971 के वार में पाकिस्तान की पराजय हुई, पाकिस्तान की हार हुई, तो और पाकिस्तान ने विश्व का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण किया। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए। विश्व के जब सैन्य इतिहास लिखे जाएंगे तो उसमें विश्व का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण जब लिखा जाएगा तो पाकिस्तानी सेना का भारत के सामने का आत्मसमर्पण लिखा जाएगा। ये पाकिस्तानी सेना के लिए कलंक है। ये पत्रकारों ने पूछा पाकिस्तानी सेना के जनरल से कि भाई क्यों कर दिया, इतनी बड़ी 90,000 1 लाख सैनिक थे, लड़ सकते थे। तो बोले हाँ लड़ सकते थे, लेकिन एक हफ्ते से ज़्यादा लड़ने के लिए हमारे पास हथियार गोला बारूद नहीं थे, इसलिए एक हफ्ते के बाद हम सब मारे जाते, 10-12 दिनों में हम सब मारे जाते, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर था आत्मसमर्पण करना। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण तो किया, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने यह घाव को हमेशा अपने बीच हरा रहने दिया। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान टूट गया और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान ने यह कोशिश की कि जैसे पाकिस्तान टूटा है, पाकिस्तान अलग हुआ है और पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर के बांग्लादेश बना है, क्यों ना इसी पैटर्न पर भारत के भी टुकड़े किए जाए। तो बस फिर यहीं से साजिश रची गई और यहीं से भारत में आतंक की शुरुआत हो गई। किसको सॉफ्ट टारगेट बनाया जाए, तो पाकिस्तान ने अपनी बाउंड्री लाइन के आसपास के इलाकों को चुना। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये पाकिस्तान से लगी हुई सीमाओं के राज्य थे। पाकिस्तान के लिए सबसे आसान टारगेट पंजाब था, क्योंकि सीमाओं में चुनौतियां नहीं है। गुजरात की सीमा में कच्छ का रण है, दलदली एरिया है, समुद्री एरिया है। राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्र है और बहुत बड़ा एरिया नो मैंस लैंड है जहां लोग नहीं रहते हैं। पंजाब का एरिया बहुत आसानी से रीचेबल है, क्योंकि यहाँ का पंजाब प्रांत, वहाँ का पंजाब प्रांत, क्योंकि आज़ादी के दौरान पंजाब प्रांत को 2 भागों में बांट दिया गया। जो पंजाबी थे, हिंदू धर्म को मानने वाले, वो सब भारत में कर दिए गए, और जो पंजाबी लोग थे जो मुसलमान में कन्वर्ट हो चुके थे, यानी जो पंजाबी मुस्लिम थे, क्योंकि कोई रियल मुस्लिम तो बचा नहीं था, कन्वर्टेड मुस्लिम थे सारे के सारे इतने लंबे समय के बाद। तो जो पंजाबी लोगों को मुस्लिम में कन्वर्ट करा लिया गया था, वो पंजाबी मुस्लिम कहलाते हैं। उनको पंजाबी मुस्लिम कहा जाता है आज भी पाकिस्तान में। तो जो पंजाबी मुस्लिम वाला एरिया था वो पाकिस्तान लेकर के चला गया। तो ये तय किया गया कि ये जो पंजाब 2 भागों में बटा है, ये हमारे लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। पंजाब को टारगेट किया गया। वहाँ के कुछ ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया जो सरकार से नाखुश थे। ऐसे लोग हमेशा रहते हैं, तब भी थे, आज भी हैं। ऐसे लोगों को टारगेट किया गया, ऐसे लोगों को पहचाना गया, उन्हें पाकिस्तान बुला के उन्हें ट्रेनिंग दी गई। उन्हें बताया गया कि भाई देखो, अगर पाकिस्तान की मदद से तुम पंजाब में लड़ाई करो, हथियार, पैसे, कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। लड़ाके तैयार करो, लोग तैयार करो, और अगर तुम पंजाब को अलग कर लेते हो, खालिस्तान बना लेते हो, तो वहाँ का प्रधानमंत्री बन सकते हो, राष्ट्रपति बन सकते हो, जैसा चाहो बन सकते हो। जो सरकार से नाखुश लोग थे उनको ये बात पसंद आई कि ये तो अच्छी बात है, खालिस्तान के राष्ट्रपति बनने का मौका है, प्रधानमंत्री बनने का मौका है। फिर क्या था, पाकिस्तान की मदद से खालिस्तान की मांग पुरजोर तरीके से आगे बढ़ने लगी। उसमें धर्म का एंगल भी शामिल कर दिया गया, जिससे कि क्योंकि धर्म, जाति, ये सब ऐसे एंगल हैं जिनके आधार पर आप लोगों को जल्दी जोड़ सकते हैं, तो इसमें धर्म के एंगल को भी शामिल कर दिया गया, जिससे लोगों का जुड़ाव किया जा सके। और नतीजा ये हुआ कि खालिस्तान की रणनीति तैयार कर ली गई और पाकिस्तान की मदद से भारत से पंजाब को अलग करके खालिस्तानी राज्य बनाने का, खालिस्तानी देश बनाने का सपना सोचने लगे। इसके लिए बड़े पैमाने पर पंजाब में आतंकी हमले किए जाने लगे और भारत यहीं से आतंकी हमलों का शिकार हो गया। तो खालिस्तानी आतंकी हमलों का शिकार हुआ भारत, और इस खालिस्तानी आतंकियों का दमन करने के लिए फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने बड़े पुरजोर तरीके से कदम उठाया, कठोर कदम उठाया, क्योंकि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए लापरवाही नहीं की जा सकती थी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG का गठन किया गया और सेना की तैनाती की गई। कुल मिलाकर के पंजाब से खालिस्तानियों को भगा दिया गया। KPS गिल जैसे IPS अधिकारी की तैनाती की गई। उन्होंने पूरे प्रदेश में मारो काटो अभियान मचा दिया कि जितने भी खालिस्तानी आतंकी दिखे सबको मार दो, एक भी खालिस्तानी आतंकी और एक भी खालिस्तानी समर्थक जिंदा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नासूर बनेंगे ये देश के लिए। और उसका परिणाम ये हुआ कि कुछ जो बड़े नेता हैं वो तो कभी नहीं मारे जाते। जो बड़े नेता हैं उन्हें पता चला कि भारत इस तरीके से कठोर तरीके से कदम उठा रहा है, तो उन्हें लगा कि दिन अब गिने चुने बचे, भाग गए। उनमें से कुछ कनाडा चले गए, कुछ अमेरिका चले गए, कुछ ब्रिटेन चले गए, और आज भी वो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा में खालिस्तानी आतंकवाद को वे जिंदा किए हुए हैं। सिख फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा जैसे तमाम ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए खालिस्तानी आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए। खालिस्तानी टाइगर फोर्स, तरह तरह के संगठन बने, ये सारे आतंकी संगठन बने, जिससे कि भारत में आतंक को फैलाया जा सके। लेकिन हमने भी कमर कस रखी थी कि किसी भी रूप में हम आतंक को फैलने नहीं देंगे। इंदिरा गांधी ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही कठोर निर्णय लिया, हालांकि इस बात की कीमत उन्हें जान दे करके चुकानी पड़ी। और उन्हीं के अंगरक्षक जो सिख था, यानी जो सिख लोगों का धर्म के आधार पर कट्टरपंथ था, वो कट्टरपंथ इतना हावी हो गया कि इंदिरा गांधी के अंगरक्षक ने उनको गोली मार दी, अंगरक्षक नहीं, बॉडीगार्ड नहीं, गोली मार दी और इंदिरा गांधी की डेथ हो गई। लेकिन इंदिरा गांधी ने जाते जाते एक काम ये अच्छा किया कि उन्होंने देश से खालिस्तानी आतंकवाद का नामो निशान मिटा दिया, और देश से खालिस्तानी आतंकवाद का नामो निशान खत्म हो गया। जितने खालिस्तानी आतंकी थे उन लोगों ने अमृतसर में और अमृतसर के गुरुद्वारे में, इन सब जगहों पर उन्होंने अपना स्वर्ण मंदिर में उन्होंने अपना बेस बना रखा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ पर ट्रूप्स नहीं घुसेंगे, यहाँ पर सेना नहीं आएगी, यहाँ पर सैनिक नहीं आएंगे, क्योंकि धर्म के नाम पर छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी और फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। लेकिन उनकी वो सारी बातें गलत साबित हुई
और स्वर्ण मंदिर में सेना उतार दी गई और एनएसजी ऑपरेशन चलाया गया और जितने खालिस्तानी आतंकी स्वर्ण मंदिर के बेसमेंट में छिपे थे उन सबको मार गिराया गया और इस तरीके से खालिस्तानी आतंकवाद का खात्मा हो गया। जब खालिस्तानी आतंकवाद का खात्मा हो गया तो फिर पंजाब के सेना को बड़ी गालियां पड़ी फिर से कि बड़े निकम्मे हो तुम लोग, कुछ भी नहीं कर सकते। युद्ध भी हार गए और हथियार और पैसा दे करके पंजाब के टुकड़े करना चाहते थे, उसमें भी लात पड़ गई। तो पाकिस्तान की आईएसआई ने और पाकिस्तान की सेना ने कहा एक चांस और। अब दूसरा चांस क्या लिया जाएगा, दूसरा मौका कहाँ तलाशा जाएगा। राजस्थान बड़ा संकट वाला इलाका है उनके लिए, इसलिए राजस्थान को तो टारगेट कर नहीं सकते। तो टारगेट किया किसे जाए, तो ये तय किया गया कि टारगेट जम्मू कश्मीर को किया जाएगा, क्योंकि अब इस्लाम धर्म के नाम पर वहाँ पर लड़ाई शुरू की जा सकती है। इसलिए जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की शुरुआत हुई 1988-89 में। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई। इसको हिंदी में भी मिलिटेंसी का अर्थ ढूंढोगे बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन मिलिटेंसी ही कहा जाता है। तो पहले खालिस्तान शुरू हुआ पंजाब में और खालिस्तान से फिर ये खात्मा हुआ, शुरू हुआ, फिर इसका खात्मा कर दिया गया। फिर आगे चल करके 89 से जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की शुरुआत हुई। मिलिटेंसी का मतलब क्या हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू था, इसलिए जम्मू कश्मीर को शेष भारत से कनेक्ट नहीं किया जा सका था अच्छी तरीके से, सोशली, कल्चरली, लीगली, प्रभावी तरीके से। वैसे तो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था ही, लेकिन एक भेद था, एक अंतर था। इसलिए कश्मीर के लोग भारत को अलग मानने की भूल करते थे, वे भारत को अपना हिस्सा नहीं मानते थे और ये भावना वहाँ अलगाववादियों ने खूब बढ़ाई, जिससे वे कश्मीर को भारत से अलग कर सकें। तो अलगाववादी नेतापन पे मीरवाइज फारूक, यासीन मलिक और तमाम इस तरीके के जो आजकल जेलों में बंद हैं, पहले तो प्रधानमंत्री यहाँ खाना खाते थे, आजकल जेलों में बंद हैं, तो ये सब अलगाववादी नेता थे। इन अलगाववादी नेताओं को पाकिस्तान ने पैसा दिया, हथियार दिए और कहा स्थानीय लड़ाके तैयार करो। मिलिटेंट, लड़ाकों को मिलिटेंट कहते हैं। स्थानीय लड़ाके तैयार करो। क्या करेंगे लड़ाके? लड़ाके सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन लेकर आएंगे, सामाजिक परिवर्तन करेंगे। क्या सामाजिक परिवर्तन करेंगे कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जिनको वे काफिर कहते थे, जितने गैर मुस्लिम लोग हैं उनको पहचानो और मारो। पूरे जम्मू कश्मीर को गैर मुस्लिम लोगों से खाली करवा लो, केवल मुसलमान रहेंगे यहाँ पर। नतीजा ये हुआ कि ये जितने भी मीरवाइज फारूक, यासीन मलिक, जितने भी इस तरीके के अलगाववादी नेता थे, इन अलगाववादी नेताओं ने लिस्ट तैयार करनी शुरू की कि गैर मुस्लिम लोग कौन कौन हैं, किस किस कॉलोनी में रहते हैं। जो स्थानीय लोग थे उन स्थानीय लोगों को इनके विरुद्ध भड़काया, धर्म के नाम पर भड़काया, लड़ाके तैयार किए, उन्हें आधुनिक हथियार दिए, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान से हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए लोग आते थे और इन स्थानीय लड़ाकों की मदद से इन अलगाववादी नेताओं ने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की शुरुआत कर दी, यानी जम्मू कश्मीर में एक सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत कर दी। फिर उसके बाद राजनीतिक परिवर्तन लाना था। सामाजिक परिवर्तन ये कि जम्मू कश्मीर में केवल मुसलमान रहेंगे, बाकी सबको या तो भगा दिया जाएगा, नहीं भागेंगे तो मार दिया जाएगा, कत्लेआम कर दिया जाएगा। और जब केवल मुसलमान बचेंगे तो यहाँ मुसलमानों की सत्ता हो जाएगी, और मुसलमानों की सत्ता होगी तो पाकिस्तान जो चाहता है वही होगा। फिर एक दिन जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान में विलय हो जाएगा या जम्मू कश्मीर अलग देश हो जाएगा। तो पाकिस्तान यही चाहता था, पाकिस्तान इसी मंसूबे के आधार पर काम कर रहा था। इसलिए उसने आतंकवाद नहीं फैलाया, उसने मिलिटेंसी फैलाई। पहले स्थानीय लड़ाके तैयार किए गए और बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में सामूहिक नरसंहार किया जाने लगा। लोगों को पहचाना जाता था और उनके पूरी लिस्ट टांग दी जाती थी कि भाई 2 दिन में खाली कर दो पूरा इलाका। अब वहीं के मूल निवासी कहाँ से चले जाएंगे? वहीं नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, कोई व्यापार कारोबार कर रहा है, कैसे चले जाएंगे 2 दिन में? नहीं गए तो मिलिटेंट उनके इलाके में घुसे, घर से बाहर खींच करके लाइन में खड़ा करके उन्हें गोली मार दिया, शौक काट करके पेड़ों पर टांग दिए, अंग अलग अलग शरीर के टुकड़े अलग अलग डालियों पर टांग दिए, महिलाओं के साथ रेप किया गया। और इस तरीके से मिलिटेंसी यानी मिलिटेंसी के माध्यम से, इन लड़ाकों के माध्यम से जम्मू कश्मीर में सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया कि केवल यहाँ मुसलमान रहेगा, बाकी कोई नहीं रहेगा। यही मिलिटेंसी थी और ये करने वाले लोग मिलिटेंट थे। इसके लिए पैसा और हथियार अलगाववादी नेता मुहैया कराते थे। जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते थे उनको अलगाववादी नेता कहते हैं। अब बंद है जेलों में। मनमोहन सिंह के समय में प्रधानमंत्री के घर में खाना खाते थे बैठ के, फिलहाल अब जेलों में बंद है। जब ये मिलिटेंसी की शुरुआत हुई जम्मू कश्मीर में, तो धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ने आतंकवाद का रूप धारण कर लिया। फिर इस मिलिटेंसी से आतंकवाद की शुरुआत हुई। मिलिटेंसी और आतंकवाद में अंतर है, टेररिज्म में अंतर है। मिलिटेंसी और आतंकवाद में अंतर यह है कि मिलिटेंसी को अलगाववादियों ने शुरू किया पाकिस्तान की मदद से, और इसका पर्पस था कि पहले जम्मू कश्मीर में सामाजिक परिवर्तन लाना है। और सामाजिक परिवर्तन मतलब केवल इस्लाम धर्म के लोगों को ही रहना है, बाकी सबको भगा देना है, जो नहीं भागेंगे सामूहिक कत्लेआम कर देना है, नरसंहार कर देना है। और जब केवल मुस्लिम रहेंगे तो केवल मुस्लिमों की सत्ता स्थापित हो जाएगी। लेकिन जब मिलिटेंसी सफल होती नहीं दिखी, हालांकि कश्मीर में बड़े पैमाने पर मिलिटेंसी रही और इससे सामूहिक नरसंहार हुआ, कत्लेआम हुआ। और इस सामूहिक नरसंहार कत्लेआम से बहुत सारे कश्मीरी हिंदू, जिन्हें कश्मीरी पंडित भी कह देते हैं, कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित पलायन कर गए। लेकिन स्टेट तो था ही, सरकारें तो थी ही। फिर सरकारों ने रिएक्ट करना शुरू किया, पुलिस ने रिएक्ट करना शुरू किया, सरकारों ने रिएक्ट करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान को लगा कि अकेले मिलिटेंसी से जम्मू कश्मीर में काम नहीं चलेगा, इसलिए मिलिटेंसी तो रहेगी ही, लेकिन मिलिटेंसी के साथ साथ आतंकवाद को भी प्रमोट करना पड़ेगा, यानी लोगों में भय पैदा करना पड़ेगा। बड़े पैमाने पर हिंसा करनी पड़ेगी, जो मारे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़े पैमाने पर हिंसा करनी पड़ेगी, भय का वातावरण करना पड़ेगा, उत्पीड़न का वातावरण निर्मित करना पड़ेगा, जिससे भय और आतंकवाद के इस वातावरण के अधीन, और मिलिटेंसी है ही, तब जम्मू कश्मीर में असली सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो जम्मू कश्मीर से एक बड़ा जो हिंदू समुदाय है वो पलायन तो कर गया, लेकिन आज भी रहते हैं जम्मू कश्मीर में, कुछ लोग तो आज भी रहते हैं। तो क्योंकि मिलिटेंसी पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाई, कुछ हद तक कामयाब नहीं हो पा रही थी, तो आतंकवाद भी शुरू हो गया। जगह जगह आतंकी हमले होने लगे, बम विस्फोट होने लगे, बाजार में विस्फोट कर दिया, तो बहुत सारे मारे गए, हिंदू भी मारे गए, मुस्लिम भी मारे गए, सब मारे गए। अब ये मिलिटेंसी नहीं थी,
मिलिटेंसी थी केवल हिंदुओं को चुनकर मारना, जिससे कि आगे चलकर केवल मुस्लिमों की सत्ता स्थापित की जा सके, ये मिलिटेंसी थी। लेकिन जब लाल चौक पर बम विस्फोट कर दिया, जम्मू कश्मीर की बाजारों में बम विस्फोट कर दिया, तो उस बम विस्फोट में सब मारे जा रहे हैं, हिंदू भी मारे जा रहे हैं, मुसलमान भी मारे जा रहे हैं, सब मारे जा रहे हैं। तो अब ये मिलिटेंसी नहीं थी, ये आतंकवाद था। क्योंकि लोगों में भय क्रिएट करने के लिए, लोगों में आतंक पैदा करने के लिए, लोगों का उत्पीड़न करने के लिए हिंसा का प्रयोग किया जाने लगा, गंभीर हिंसा का प्रयोग किया जाने लगा। इस तरीके से 1989 से पहले जम्मू कश्मीर शांत था, इस तरीके की घटनाएं नहीं थी, ना मिलिटेंसी थी ना आतंकवाद था। लेकिन जब पंजाब का प्रयोग पाकिस्तान का फेल हो गया, तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को अपना नया एक्सपेरिमेंट की धरती तैयार कर ली और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत हो गई। चूंकि इंदिरा गांधी जैसा कोई नेता नहीं था अब जो कश्मीर में कठोरता से निर्णय ले सके, बल्कि ऐसे लोग प्रधानमंत्री बने, आई के गुजराल प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने पाकिस्तानी प्रेमी व्यक्ति को प्रधानमंत्री कार्यालय में नियुक्त कर लिया। बाद में पूरे देश में विरोध हुआ, तो फिर उसको हटाया गया। रॉ के सारे एजेंट के नाम खुद प्रधानमंत्री ने लीक कर दिए, हमारे रॉ के सारे एजेंट पाकिस्तान में मार दिए गए। हामिद अंसारी जैसे व्यक्तियों को ईरान का राजदूत बना दिया गया। हमारे सारे रॉ के एजेंट के नाम ईरानी राजदूत हामिद अंसारी ने पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंटों को दे दिए, क्योंकि पाकिस्तानी आईएसआई एजेंटों से हामिद अंसारी के बड़े अच्छे बड़े गहरे ताल्लुकात थे आईएसआई के साथ। तो हामिद ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान की आईएसआई से गहरे ताल्लुकात रखता हो, उसको ईरान का राजदूत बना दिया गया। और उससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात कि ऐसा घटिया व्यक्ति आगे चलकर देश का 2 बार उपराष्ट्रपति बना। ऐसा घटिया व्यक्ति आगे चलकर देश का 2 बार उपराष्ट्रपति बना। ये फैक्ट है, इसमें कहीं कोई कहानी नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। ये तथ्यों की बात कर रहा हूँ, मैं रिटन फैक्ट की बात कर रहा हूँ, ये जो रिटन फैक्ट है। और इस हामिद अंसारी जैसे घटिया आदमी ने, इसने हमारे रॉ एजेंटों के नाम पाकिस्तान की आईएसआई को दे दिया और हमारे रॉ के एजेंट किडनैप हो गए, कुछ मार दिए गए। उनमें से कुछ को फिर हमारे विपक्ष के नेता के हस्तक्षेप से फिर जब भारत सरकार ने पहल की, तब उनको छुड़ाया गया और हामिद अंसारी को ईरान से वापस बुला लिया गया। और ये लिखा है कि जब हामिद अंसारी को वापस बुलाया गया ईरान के राजदूत से, तो ईरान के दूतावास में दिवाली जैसा जश्न मनाया गया। मैं रिटन फैक्ट की बात कर रहा हूँ, दिवाली जैसा जश्न मनाया गया। यानी ये जो 2 बार देश का उपराष्ट्रपति भी बना, ये ईरान के दूतावास में बैठकर भारत का राजदूत बनकर ये भारत को ही नष्ट कर रहा था और हमारे रॉ एजेंटों को मरवा रहा था। ऐसा घटिया आदमी, ऐसा घटिया इंसान। क्योंकि पाकिस्तान ने सबको खरीदने की कोशिश की और जो पाकिस्तान के हाथों बिका हुआ इंसान था, वो देश का 2 बार उपराष्ट्रपति बना। ये चिंता की बात है, रिटन फैक्ट की बात कर रहा हूँ, जो लोगों ने किताबों में लिखा है। तो सत्ता में अब इंदिरा गांधी जैसा नेता नहीं रहा, इंदिरा गांधी जैसी कठोर लीडरशिप नहीं रही, प्रभावी लीडरशिप नहीं रही। उसका परिणाम यह रहा कि जम्मू कश्मीर पर नियंत्रण करने की इच्छा शक्ति नहीं रही, इसलिए जम्मू कश्मीर का आतंकवाद फैलता रहा। अगर जिस तरीके से पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद फैला और इंदिरा गांधी ने कंट्रोल कर लिया, उसी तरीके से अगर इंदिरा गांधी जैसा कोई नेता होता और जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलना शुरू हुआ 1989 से, और अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को कंट्रोल कर लिया जाता, तो जम्मू कश्मीर का आतंकवाद कब का खत्म हो चुका होता। लेकिन ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिल ही नहीं पाया देश को जो उनकी तरीके से कठोर निर्णय ले सके, तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जारी रहा। फिर धीरे धीरे 90 के दशक में, चूंकि हमारे यहाँ गठबंधन की सरकारें बनने लगी 1989 से ही, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर बने, पीवी नरसिंह राव बने, फिर तमाम फिर इस तरीके से, और गठबंधन की सरकारें कमजोर सरकारें साबित होती हैं। देश में देशद्रोहियों की कमी नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि अब आतंक का केंद्र केवल जम्मू कश्मीर नहीं, बल्कि आतंक का केंद्र जम्मू कश्मीर से बाहर निकल करके पूरा देश हो गया। देश के अलग अलग भागों में बम विस्फोट होने लगे, देश के अलग अलग भागों में आतंकी हमले होने लगे, क्योंकि आतंकी हमलों के प्रति जो हमारा लड़ने का स्ट्रक्चर था वो बेहद कमजोर था। 1995 में एन वोहरा ने अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि इस देश में राजनेताओं, जिसमें मंत्री भी शामिल हैं, भारत सरकार के मंत्रियों, अधिकारियों और अपराधियों, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराधी शामिल हैं, माफिया शामिल हैं, उन सब के बीच एक भ्रष्ट गठजोड़ है और इसी भ्रष्ट गठजोड़ के कारण देश में बड़े बड़े आतंकी हमले हो रहे हैं। यानी हमारे देश के राजनेताओं ने आतंकी हमले करवाने के लिए या आतंकी हमले करने के लिए एक तरीके से देश में वातावरण निर्मित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये एन वोहरा की रिपोर्ट का निष्कर्ष है। एन वोहरा की रिपोर्ट का निष्कर्ष है। एन वोहरा की रिपोर्ट को हमने संक्षेप में डिस्कस किया है यूट्यूब पर। आप एन वोहरा रिपोर्ट भाई आदर्श कुमार मेरे नाम से सर्च करोगे, आ जाएगी। मैंने एन वोहरा रिपोर्ट को डिस्कस कर रखा है। तो एन वोहरा रिपोर्ट ने इस कमी को उजागर किया, लेकिन इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसका परिणाम यह हुआ, दुष्परिणाम यह हुआ कि देखते देखते पूरा देश आतंकी की चपेट में आ गया। कोई ऐसा राज्य नहीं था जहां आतंकी हमले ना हुए हों और आतंकी हमले ना हो रहे हों। न्यायपालिका की व्यवस्था पहले ही सड़ी हुई थी, खराब थी, आज भी है। निचली अदालत आतंकियों को मौत की सजा सुनाती है, ऊपर की अदालत मौत की सजा माफ कर देती है। न्यायाधीश ही वकील के रूप में खड़े होकर के आतंकियों को बचा ले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे राजनेता थे जो आतंक के नाम पर राजनीति करते थे। एक प्रदेश का तो ऐसा नेता है जो जब मुख्यमंत्री बना, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उसने घोषणा की कि आतंकियों के ऊपर प्रदेश में जितने मुकदमे हैं, सारे मुकदमे, 300 से ज्यादा मुकदमे थे आतंकियों के ऊपर, 300 से ज्यादा आतंकी जेलों में बंद थे। उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते ही उसने यह घोषणा कर दी कि सारे मुकदमे वापस लिए जाते हैं, सारे आतंकियों को जेल से रिहा किया जाता है। ये तो जब दूसरे दिन पेपर में खबर छपी तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसको स्वयं संज्ञान में लिया और फटकार लगाई कि ये मैटर सब जुडाइज है, ये मैटर न्यायालय के अधीन है, और जो मैटर न्यायालय के अधीन है उस पर मुख्यमंत्री निर्णय कैसे ले सकता है। तब जाकर के इस पर रोक लगी, अन्यथा तो मुख्यमंत्री ने सारे आतंकियों को जेल से बाहर करने का आदेश पारित कर दिया था। तो राजनीति का पतन इस कदर हुआ इस देश में। ऐसा नहीं है कि ऐसे नेताओं के इस देश में विरोधी लोग हों, ऐसे नेताओं के भी करोड़ों फॉलोअर हैं इस देश में, जो नेता इस देश को पूरे आतंकियों के हाथों में बेच देना चाहते थे। करोड़ों फॉलोअर।
तो जब देश में इस तरीके का वातावरण निर्मित होने लगा, जो जिनको सरकार बनाने और चलाने का अधिकार मिलने लगा, जब वे सरकार बनाने और चलाने में इस तरीके की गड़बड़ियां करने लगे, तो देश को आतंक से कौन बचाएगा? पुलिस सुरक्षा एजेंसियां कितने दिन आतंक से बचा पाएंगी? नहीं बचा पाएंगी। बाटला हाउस कांड हुआ दिल्ली में, और जब आतंकी मारे गए तो आतंकियों के मारने पर पुलिस वालों पर सवाल उठाया गया और कहा गया कि उन्होंने छात्रों को मार दिया, पढ़ने वाले छात्रों को मार दिया, वे आतंकी नहीं थे। जबकि काउंटर फायर में हमारा पुलिस का एक इंस्पेक्टर शहीद हो गया, यानी छात्रों के पास AK-47 थी, छात्रों के पास पिस्टल थी। भाई गजब के छात्र थे। ऐसे छात्र तो हमने दुनिया में नहीं देखे जो AK-47 घर में रख के पढ़ाई करते हो, पिस्टल और बम रखकर घर में पढ़ाई करते हो। लेकिन इस देश के नेता, लगभग हर दल के नेता, पुलिस पर सवाल उठाने लगे कि पुलिस ने छात्रों को मार दिया। ये नहीं देखा कि छात्र AK-47 से काउंटर फायर कर रहा है, पिस्टल से फायर कर रहा है, बम फेंक रहा है पुलिस के ऊपर। हमारा एक जवान, हमारा एक पुलिस इंस्पेक्टर शहीद हो गया, उसके बच्चे का बर्थडे था उस दिन। घर वालों से कहा उन्होंने कि एक इनपुट मिला है, अभी जरा छापे मार के आते हैं। उन्हें क्या पता कि इतना बड़ी तैयारी है वहां पर, लोग हथियार रख के बैठे हैं। तो उन्होंने कहा बस एक छापेमारी करके आते, तुम लोग बर्थडे की तैयारी करो, अभी आते हैं, बच्चे का बर्थडे का केक काटते हैं। डेड बॉडी वापस आई। लेकिन इस देश के राजनेता इतने गंदे और इतने घिनौने हैं कि ऐसे घटिया आतंकी हमलों पर भी उन्होंने राजनीति की। पूरी एक ट्रेन चला दी। आजमगढ़ के आतंकी थे सारे, उत्तर प्रदेश का जिला है, और वहां से पूरी एक ट्रेन चला दी कि दिल्ली आओ, धरना प्रदर्शन करो, जिससे इन पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमे लिखे जाए, इन पुलिस वालों के ऊपर मर्डर के आरोप लगाए जाए। बाद में जब हंगामा बढ़ा कि भाई सरकार कैसे ट्रेन चला सकती है अपने खिलाफ आंदोलन करने के लिए, तो फिलहाल पॉलिटिकल पार्टी ने रेलवे को पैसा दे दिया, रेलवे को फंडिंग कर दी। तो देश को आतंक का नासूर बनाने में इस देश के राजनेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और इन राजनेताओं पर कोई शिकंजा नहीं लगाया गया। बाटला हाउस पर फिर मूवी भी बनी, और बाटला हाउस में जो जिनको पुलिस अधिकारी के रूप में दिखाया गया है वो मेरे हॉस्टल के सीनियर रहे हैं। तो जान पर खेल करके हम आतंकियों को मारते थे, और नेता बताते थे कि पुलिस वालों ने छात्रों को मार दिए। जबकि उन्हीं में से एक आतंकी भागा और उसने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया कि मैं तो भागा, मेरे साथी मार दिए गए हैं, अब मैंने IAS ज्वाइन कर लिया है अपने को और ताकतवर बनाने के लिए। तब मेरे पास ताकत कम थी, हथियार कम थे, गोला बारूद कम थे। अब मैंने IAS ज्वाइन कर दिया है, मेरे पास ज़्यादा ताकत आ गई है, मैं फिर वापस आऊँगा अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए। यूट्यूब पर यह वीडियो अपलोडेड है। तो जब देश में राजनीतिक पतन इस कदर हो गया, तो आतंकवाद का फैलना स्वाभाविक था। फिर बड़े बड़े आतंकी हमले हुए देश के अलग अलग भागों में। मुंबई का हमला हुआ 2008 में, और जब मुंबई का हमला हुआ 2008 में, तब सरकार को चेतना आई, क्योंकि उसमें विदेशी लोग बहुत मारे गए, इजराइल के नागरिक मारे गए, अमेरिका के नागरिक मारे गए, क्योंकि मुंबई में ताज पर हमला हुआ था। जब विदेशी नागरिक मारे गए, तब सरकार हरकत में आई। उसको लगा कि अरे ये तो बड़ी बेइज्जती हो रही है विदेशों में। अभी तक भारत के नागरिक मारे जा रहे थे तो सरकार कहती थी कोई बात नहीं, होता रहता है, जब भेड़ बकरी की तरीके से मारे जाते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़ा बहुत सरकारों को जो चौकन्नापन दिखाना होता है सरकारें दिखा देती थी, बहुत सीरियसली लिया नहीं उन्होंने आतंकवाद को। लेकिन जब विदेशी लोग मारे गए तो फिर आतंकवाद को सीरियसली लिया गया, और मुंबई हमले के बाद फिर NIA का गठन किया गया, NIA एक्ट पारित किया गया। NIA का गठन हुआ, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो देश में आतंकरोधी एजेंसी के रूप में निर्मित की गई, आतंकी हमलों की जांच पड़ताल करना और आतंक के लिए रोकथाम के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स उठाना, उसकी जिम्मेदारी बना दी गई। इस तरीके से धीरे धीरे पूरा देश आतंकी हमलों की चपेट में बढ़ता चला गया। फिर 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाने लगी, इंटेलिजेंस आदि को मजबूत किया गया। उसका सकारात्मक प्रभाव यह रहा कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्से आतंकवाद से पूरी तरीके से मुक्त हो गए। यद्यप 2016 में पठानकोट के एयरबेस पर हमला हुआ पाकिस्तान में, लेकिन जम्मू कश्मीर के बाहर केवल वो अकेला हमला था। इसके बाद फिर जम्मू कश्मीर में आतंक की घटनाएं हुई, और गंभीर घटनाएं हुई। उरी का हमला हुआ, जिसमें हमारे सेना के कैंप पर हमला किया गया, सेना के ही भेष में। पुलवामा अटैक किया गया रेकी करके, और हमारे CRPF के जवानों पर अटैक किया गया। और अभी पहलगाम में हमला हुआ पर्यटकों पर, जिसमें आपने देखा कि उन्होंने पूछ पूछ करके गोली मार दी, और केवल पुरुषों को गोली मार दी, बाकी सबको जिंदा छोड़ दिया कि जाके अपने प्रधानमंत्री को संदेश देना। नृशंस हत्या कांड किया गया। तो ये जितने घटनाक्रम घटे आतंकवाद के भारत में, अब सरकार ने जो कदम उठाए उन कदमों का असर दिखा, और अब आतंकवाद केवल और केवल जम्मू कश्मीर तक सिमट कर रह गया है। जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर का जो बड़ा हिस्सा था आतंकवाद की चपेट में, वो सिमटा है, और केवल पाकिस्तान की एरिया, जो पाकिस्तान की जो बाउंड्री लाइन जिसको हम लोग LOC कहते हैं, LOC के इर्द गिर्द ही केवल और केवल अब आतंकी घटनाएं होती हैं। शेष कश्मीर और जम्मू अब आतंक से ऑलमोस्ट मुक्त हो चुका है। लेकिन जहां जो एरिया LOC के आसपास के एरिया हैं, उन LOC के आसपास के एरिया में आतंकी घटनाएं यदाकदा घटती रहती हैं। भारत सरकार ने क्या कदम उठाए, ये तो आतंक का इतिहास था हमारे देश में, कैसे आतंक का विस्तार हुआ देश में। इसका मतलब यह है कि भारत में जो आतंक का विस्तार है वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है। अगर हम पाकिस्तान पर शिकंजा कस दें तो हमारे देश में आतंकी गतिविधियां रुक जाएंगी। अब जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के ऊपर घोर शिकंजा कसा हुआ है, क्योंकि हमने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमने रोका नहीं है, हमने समाप्त नहीं किया है, हमने केवल स्थगित कर दिया है, बीच में रोक दिया है कुछ समय के लिए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो इस ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इस भय से अब पाकिस्तान के आतंकी घुसपैठ नहीं कर पा रहे हैं, और पाकिस्तान अब भारत में आतंकियों के नेटवर्क को, स्लीपर सेल्स को, ओवरग्राउंड वर्कर्स को जिंदा नहीं कर पा रहा है। उसका नतीजा यह है कि आप देखें पिछले ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब आतंकी हमले न के बराबर हुए हैं। हमारे सुरक्षा बल खुद आतंकियों को तलाश रहे हैं, जिन आतंकियों के इनपुट मिलते हैं, छिपे होने के आतंकियों के इनपुट मिलते हैं, उन आतंकियों की तलाश करके उनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। पहलगाम में जिन आतंकियों ने हमले किए थे, ये हमारी सेना की कामयाबी थी कि हमने उन्हें पाकिस्तान भागने नहीं दिया। उन्होंने खूब कोशिश की, क्योंकि उसमें पाकिस्तानी सेना के जवान थे जो आतंकी हमले करने आए थे, उनकी पहचान हुई है, बाकी आतंकी थे। तो हमने सीमा पर ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था की
सुरंगों के जरिए वे आते थे। जितनी भी सुरंगें, नोन सुरंगें थी, सब में पानी भर दिया, करंट दौड़ा दिया। क्या क्या उपाय हमने नहीं किए। यूएई से ड्रोन से हमने मॉनिटरिंग करनी शुरू कर दी। उसका नतीजा ये रहा कि जितने भी आतंकी थे, तीनों आतंकी करीब 2 महीने बाद मारे गए। तीनों आतंकी उतने समय में वो चाहते तो पाकिस्तान भाग जाते, लेकिन ये हमारी सेना की कामयाबी थी कि हमने उनको बॉर्डर पार नहीं करने दिया। हमने उनको बॉर्डर पर पूरी तरीके से चौकसी हमने बैठा दी कि जैसे ही बॉर्डर पर पहुंचेंगे हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलेगी और हम तुरंत उन्हें वहीं मार देंगे। तो अपनी जान बचाने के लिए वो जंगलों के बीच में ही बने रहे। जो सुरंगें वगैरह थी जिससे जा सकते थे वो सब हमने ब्लॉक कर दी, सारी बंद कर दी, पानी वगैरह भर दिया, तो उनसे भी नहीं जा सके और अंत में वो सारे के सारे मारे गए। तो इस तरीके से आतंक के विरुद्ध जो भारत की कार्यवाही है अब वो बेहद कठोर तरीके से चलाई जा रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर चलाई जा रही है। एक समय ऐसा था जब जम्मू कश्मीर में आतंकियों के विरुद्ध सुरक्षा बल के जवान कार्रवाई करते थे तो हाथ में पत्थर लेकर के पत्थरबाज इकट्ठे हो जाते थे और हमारे सेना के जवानों पर पत्थर बरसाने लगते थे। और हमारे सेना के जवानों पर पत्थर बरसाते थे, सेना के जवानों को पकड़ लेती थी भीड़, उनके साथ मारपीट करती थी, बेइज्जती करती थी, गालियां देती थी। और मारती नहीं थी क्योंकि उन्हें पता था कि अगर किसी सेना के अधिकारी को मार दिया तो फिर पूरा इलाका साफ हो जाएगा फिर, लेकिन बेइज्जत करके छोड़ देते थे। ऐसे पत्थरबाजों को पहचाना गया, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में खत्म कर दिया गया, क्योंकि आर्टिकल 370 के रहने से जम्मू कश्मीर पर भारत सरकार का पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं था, क्योंकि राज्य सरकारें काम करती थी। और अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर की राज्य सरकारों को स्वायत्तता ज्यादा थी। भारत सरकार के बहुत सारे कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, पंचायत तक के प्रावधान लागू नहीं थे, संविधान संशोधन भी लागू नहीं होते थे, संविधान के भाग 6 के प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। इसलिए आर्टिकल 370 को समाप्त करने का निर्णय लिया गया, जिससे कि जम्मू कश्मीर का पूरा नियंत्रण भारत सरकार के हाथों में आ सके, जिससे कि जम्मू कश्मीर में आतंक की रोकथाम के लिए कार्रवाई की जा सके। 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर का पूरा नियंत्रण भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया। एनआईए की तैनाती की गई, ईडी, एनआईए, इन तमाम सीबीआई, तमाम संस्थाओं ने मिलकर के छापेमारी शुरू की। उसका नतीजा ये हुआ कि जितने बिजनेसमैन थे जो पाकिस्तान से व्यापार कारोबार करने का दिखावा करते थे और इसके पर्दे के पीछे ड्रग की तस्करी, हथियारों की तस्करी करते थे, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया, वे जेलों में बंद हैं। जितने पत्थरबाज थे उन पत्थरबाजों के 75 व्हाट्सएप ग्रुप आइडेंटिफाई किए, एनआईए ने जांच में पकड़ा, उन सारे व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को उठा लिया और व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन ने बताया कि हमें पर पत्थरबाजी 500 रुपए बच्चों को देने के लिए दिए जाते थे और हर इलाके में पत्थरबाजी के ग्रुप बनाए गए थे, अलगाववादियों से कनेक्टेड थे। जैसे ही सेना मुठभेड़ करती थी, अलगाववादी नेता पत्थरबाजों के जो व्हाट्सएप ग्रुप के लीडर थे उनको मैसेज कर देते थे कि पत्थर लेकर के भेजो। और चूंकि 500 रुपए का सवाल था, बेरोजगारी हर जगह थी, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवा 500 रुपए के लिए पत्थर लेकर के पुलिस सेना पर बरसाने चले आते थे। लेकिन जब एनआईए ने कड़े एक्शन लिए, कठोर एक्शन लिए, तो उस कठोर एक्शन का परिणाम यह हुआ कि अब पत्थरबाजी समाप्त हो गई, जीरो हो गई। अब पत्थरबाजी नहीं होती, बल्कि अगर सेना ऑपरेशन चलाती है तो अब जम्मू कश्मीर के वही युवा जिनके हाथ में कभी पत्थर हुआ करते थे अब वो सेना की सहायता करते हैं, सेना की मदद करते हैं, जिससे सेना आतंकवाद से निपटने के लिए सफल ऑपरेशन चला पाती है। तो अब जम्मू कश्मीर में प्रभावी तरीके से आतंक की रोकथाम के लिए कदम उठाए गए। ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू, जम्मू कश्मीर में किस तरीके से जम्मू कश्मीर में विकास के लिए कदम उठाए जाएं, सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएं, इसके लिए भी रणनीतियां तैयार की गई। एक व्यापक रोडमैप तैयार किया गया और इसी रोडमैप के आधार पर कार्य किया गया। अब सिविल प्रशासन की क्षमता में सुधार किया जाए, विकास के कार्यों का प्रभावी संपादन किया जाए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में व्यापक कदम उठाए गए, व्यापक भूमिका निभाई गई। जो विकास कार्य संपादित करने की जिम्मेदारी स्वयं सरकारों की थी, वो काम सेना ने किया। जहां जहां सेना की तैनाती थी, सेना ने उन इलाकों में सड़कें बनवाई, सरकार को बनाना था, लेकिन सेना ने बनाई। स्कूल खत्म कर दिए थे आतंकवादियों ने, जहां जहां आतंकवाद था वहां आतंकवादियों ने सबसे पहले स्कूल नष्ट कर दिए, क्योंकि स्कूल रहेंगे बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो जागरूक बनेंगे। तो बच्चों को अनपढ़ और गंवार बनाना है, जिससे धर्मांधता उनमें विकसित की जा सके और उस धर्मांधता के आधार पर उन्हें आतंकवादी बनाया जा सके। इसलिए स्कूल नष्ट कर दिए गए। सेना ने स्कूल बनवाए, सेना के टीचर्स स्कूल में टीचर, सेना के अधिकारी और कर्मचारी स्कूल में टीचर बने और सेना बच्चों को पढ़ाती थी। पानी के लिए नलकूप नहीं थे, सेना ने गांव में नलकूप लगवाए। अस्पताल नहीं थे, जो सेना के लिए मेडिकल एड आती है, सेना उस मेडिकल एड का उपयोग जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए गांव में करती थी, दूर दराज क्षेत्रों में करती थी। ये हमारी सेना का मानवीय चेहरा है। अब आप पूछोगे फिर जम्मू कश्मीर की सरकार क्या करती थी? जम्मू कश्मीर की सरकार किसी काम की सरकार नहीं थी, बेहद खराब गुणवत्ता की सरकार थी। केवल और केवल जेबें भरना, केवल और केवल पैसे भरना उनका काम था। जितने अलगाववादी नेता थे, जितने बड़े आतंकी थे जम्मू कश्मीर के, जितने अलगाववादी नेता थे जम्मू कश्मीर के, जितने बड़े नेता थे जम्मू कश्मीर के, जो मुख्यमंत्री थे, उन सब के लड़के विदेशों में पढ़ते हैं। सबके लड़के, ये जितने भी यासीन मलिक वगैरह जितने अलगाववादी नेता पकड़ के बंद किए गए हैं जेलों में, किसी ने अपने लड़के को जम्मू कश्मीर में नहीं पढ़ाया। सबके लड़के, मीर वाइस फारूक, यासीन मलिक, जितने अलगाववादी नेता हैं, जितने आतंकी हैं जम्मू कश्मीर के, बड़े पुराने जितने नेता हैं जम्मू कश्मीर के, सबके लड़के विदेशों में पढ़ते हैं। कोई भारत में नहीं पढ़ता, ना जम्मू कश्मीर में पढ़ते हैं ना भारत में पढ़ते हैं, यानी भारत के किसी राज्य में नहीं पढ़ते, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी नहीं पढ़ते, सब विदेशों में पढ़ते हैं। तो इन्होंने केवल लोगों को लूटा, अब्दुल्ला खानदान, मुफ्ती खानदान, इन्होंने केवल लोगों को लूटा, जमींदारी व्यवस्था को बनाए रखा। पूरे जम्मू कश्मीर की संपत्तियों पर लगभग 100 परिवारों का कब्जा है। अब तो खत्म कर दिया, क्योंकि अब 370 खत्म होने के बाद ये क्यों तड़फड़ा रहे थे, क्यों अब्दुल्ला, मुफ्ती, ये लोग क्यों कहते थे कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा और ईंट से ईंट बजा देंगे 370 खत्म होगा? इसलिए क्योंकि लगभग 100 परिवारों ने पूरे जम्मू कश्मीर की जमीनों पर, पूरे जम्मू कश्मीर के संसाधनों पर कब्जा कर रखा है। इसलिए 370 खत्म होने के बाद उनका ये कब्जा खत्म होने वाला था, उनका ये कंट्रोल खत्म होने वाला था। अब जम्मू कश्मीर की जमीनों पर आम आदमी का कंट्रोल होता। अब जम्मू कश्मीर की जमीनें आम आदमी के पास होती। जो जमींदारी जैसी व्यवस्था थी, जो इन नेताओं ने जिंदा कर रखी थी, इसे समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया 370 के साथ ही।
इसलिए 370 का भारी विरोध भी हुआ, बड़े पैमाने पर 370 का विरोध हुआ। लेकिन यह सरकार का बड़ा कठोर और बहुत ही साहसिक निर्णय था कि अनुच्छेद 370 का समापन कर दिया गया। लगता नहीं था कि सरकार इतना कठोर निर्णय ले पाएगी, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल थे जो 370 के फेवर में थे, सारी बड़ी पार्टियां। वो 370 के फेवर में क्यों थी? एक सीट मिल जाए जम्मू कश्मीर में, बस अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए देश का नुकसान कर रहे थे ये सारे राजनेता। बहुत ही निकृष्ट और बहुत ही घटिया किस्म के नेता हैं इस देश के, जो अपनी वोट की राजनीति के लिए और सत्ता के लालच के लिए इस देश को बेचने के लिए तैयार बैठे हैं, इस देश को नष्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। नतीजा ये हुआ। लेकिन ये अच्छी बात रही कि आर्टिकल 370 का समापन हुआ, और आर्टिकल 370 के समापन के बाद फिर जम्मू कश्मीर में जितने भी तरीके की अव्यवस्थाएं थी, उन अव्यवस्थाओं पर नियंत्रण लगा। पहले तो लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन इसीलिए जम्मू कश्मीर में 370 हटा करके और राष्ट्रपति शासन इंपोज कर दिया गया था, यूनियन टेरिटरी बना दी गई, जिससे कि जम्मू कश्मीर पर भारत सरकार का और सेना का और सीआरपीएफ का कठोर कब्जा हो सके, क्योंकि ये तय था कि ये लोग हिंसा भड़काने की कोशिश करेंगे। सबको नजरबंद कर दिया गया, सबके फोन टैप किए जाने लगे, सबके फोन रिकॉर्ड किए जाने लगे, सबके घरों में आने जाने वाले लोगों पर कंट्रोल किया जाने लगा। सारे नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। जितने अलगाववादी नेता थे, फारूक और वो इंजीनियर और यासीन मलिक, सबको उठा के जेलों में बंद कर दिया गया। किसी को आगरा भेज दिया गया, किसी को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया, सबको जम्मू कश्मीर से बाहर, जम्मू कश्मीर की जेलों में नहीं। क्योंकि हमारे लिए तो मुसीबत ये थी कि जो जम्मू कश्मीर की पुलिस में काम करने वाले और सरकारी विभागों में काम करने वाले लोग थे, वो आतंकियों के समर्थक थे। जम्मू कश्मीर का डिप्टी एसपी देवेंद्र सिंह वो पकड़ा गया, वो आतंकियों का खासम खास था और पर्दे के पीछे से वो आतंकियों की हेल्प करता था। एक दो आतंकियों का एनकाउंटर कर देता था, जिससे शक ना हो कि यह आतंकियों का मददगार है। लेकिन सेना को शक तो हो ही गया उस पर, उसकी हरकतों से। नतीजा यह हुआ कि इंटेलिजेंस और सेना मिलकर के उस पर निगाह रखने लगी। लेकिन जब भी वो किसी आतंकी का एनकाउंटर करता तो उसे पुरस्कार मिल जाता, स्वाभाविक सी बात है पुरस्कार मिलना। तो अब ऐसे अधिकारी पर शक कैसे किया जाए? नेटवर्क बिछाया गया, इंटेलिजेंस का नेटवर्क बिछाया गया, सेना ने अपनी इंटेलिजेंस का नेटवर्क बिछाया, क्योंकि रंगे हाथों पकड़ना था, वरना सबूत कहां से मिलता। बस एक मौका मिला जहां वो रंगे हाथों आतंकी के साथ पकड़ लिया गया, और फिर उसे नौकरी से निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। आजकल वो जेल में बंद है। तो कितनी खतरनाक सिचुएशन थी जहां जम्मू कश्मीर के पुलिस के अधिकारी ही पर्दे के पीछे से आतंक का सपोर्ट करते थे। सारे नहीं होते ऐसे, लेकिन कुछ एक तो थे ही, बदमाशी करते थे। 5000 से ज्यादा रोहिंग्याओं को जम्मू में लाकर बसा दिया गया, जम्मू में, और उनके आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड सब बनवा दिए गए। इनकी पूरी डिटेल उच्चतम न्यायालय में जमा है, क्योंकि जब सारे रोहिंग्याओं को वहां से हटाने की कोशिश की जाने लगी तो उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका कुछ लोगों ने दायर कर दी। अरे जनाब, कहां उन्हें ले जाएंगे? वो भारत के लोग हैं, वोटर आईडी कार्ड भी है और सब है। तब भारत सरकार ने उनका कच्चा चिट्ठा इकट्ठा किया, और भारत सरकार ने कच्चा चिट्ठा इकट्ठा करके उच्चतम न्यायालय को जानकारी दी कि भारत के नागरिक नहीं, अवैध घुसपैठिए हैं, ये है उनके फर्जी दस्तावेज। तो इतना आसान नहीं था अनुच्छेद 370 को हटा करके और जम्मू कश्मीर में शांति की स्थापना करना। इसलिए जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाना जरूरी था, जिससे शांति की स्थापना के लिए कठोर पहल की जा सके, क्योंकि राजनेता नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में शांति आए, क्योंकि वही उनकी राजनीति का आधार था, शांति। फिलहाल जम्मू कश्मीर में अपेक्षाकृत शांति है। सेना ने मानवीय आधार पर, हमने बताया आपको ऑपरेशन मां की हमने जानकारी दी थी कि हमारी सेना ने ऑपरेशन मां अभियान चलाया, जिससे जम्मू कश्मीर के जो युवा आतंकी बन रहे थे उनको वापस लाया जाए। जम्मू कश्मीर में युवाओं ने, जो आतंकी बनते थे, वो मौज मस्ती करते हुए, फायरिंग हवा में करते हुए और बुलेट चलाते हुए और बुलेट पर चलते हुए हवा में फायरिंग करते हुए वीडियो अपलोड किया करते थे, जिससे युवाओं को आकर्षित किया जा सके कि देखो मैं कितनी ऐश करता हूं। जैसे ही वो ऐसे वीडियो व्हाट्सएप पर अपलोड होते थे, हमारी सेना, हमारी इंटेलिजेंस एक्टिव हो जाती थी, और एक हफ्ते के भीतर जिन जिन लोगों के वीडियो अपलोड होते थे वो तस्वीरों में चिपक जाते थे, उनके ऊपर फूलमाला चिपक जाती थी। तो हमारी सेना ने इस तरीके की भूमिका भी निभाई, कठोर कार्रवाई भी की, जिससे कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को गुमराह करने से बचाया जा सके। माओं का सहारा लिया गया, सेना के अधिकारियों ने घर घर जाकर के काउंसलिंग की, जिससे युवाओं को भटकने से बचाया जा सके। अब जो कभी आतंकी थे, जिन्होंने आतंक का दामन छोड़ा, जिन्होंने आतंक की राह छोड़ी, आज उनमें से कोई नेशनल लेवल का फुटबॉल प्लेयर है, कोई हॉकी प्लेयर है, कोई क्रिकेट प्लेयर है, कोई सिंगर है, कोई अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, उसमें अच्छी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। और इसके पहले अनुच्छेद 370 के पहले खत्म, 370 के खत्म होने के पहले वो सब आतंकी थे, वो सब आतंकी थे। लेकिन सेना ने काउंसलिंग करके जम्मू कश्मीर के युवाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुपर 30, सुपर 40 जैसी स्कीम चलाई है सेना ने, जम्मू कश्मीर के युवाओं को सिलेक्ट करती है और हर साल 30 इंजीनियर, 30 डॉक्टर तैयार करती है। ये कोचिंग है जो सेना के अधिकारी देते हैं। सेना के अधिकारी बच्चों को पढ़ाते हैं, मैथ्स, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सेना के अधिकारी पढ़ाते हैं, और उनके पढ़ाए हुए बच्चे हर साल 30-30 यानी लगभग 50-60 बच्चों का टारगेट है जो डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने ऑपरेशन उड़ान और इस तरीके से कई सारे कार्यक्रम चला रखे हैं, भारत को जानो, अपने वतन को जानो, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को उड़ान के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और प्राइवेट सेक्टर से कहा गया है कि आपको जो जरूरत है, जिस स्किल की जरूरत है, उस स्किल को जम्मू कश्मीर के युवाओं को सिखाना बहुत जरूरी है। तो कारपोरेट सेक्टर जम्मू कश्मीर के युवाओं को वो स्किल सिखा रहे हैं जिससे उन्हें बेहतर तरीके से रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। अपने वतन को जानो नामक स्कीम चलाई है भारत सरकार ने, जम्मू कश्मीर के युवाओं को सिलेक्ट किया जाता है, पूरे भारत का भ्रमण कराया जाता है कि देखो तुम्हारा वतन कितना खूबसूरत है, भारत कितना खूबसूरत है, और तुम भारत के अभिन्न हिस्से हो। क्योंकि पहले कश्मीर और भारत को अलग दिखाने की कोशिश की जाती थी। कश्मीर के युवाओं को बताया जाता था कि तुम कश्मीर में रहते हो, भारत में नहीं रहते हो। पहले जब हम लोग कश्मीर जाते थे तो कश्मीर के लोग पूछते थे भारत से आए हो, उनसे पूछो तुम कहां रह रहे हो। लेकिन चूंकि अलगाववादी नेता, वहां का विधायक, वहां का सांसद, वहां का नेता यही प्रोवोक करता था, क्योंकि इसी से उसकी राजनीति चलती थी। उसने निगेटिव पॉलिटिक्स का रवैया अपना रखा था, लोगों की समस्या का समाधान करने के बजाय।
इसलिए कश्मीर और भारत को अलग दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन अब अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर बदल गया। हम लोगों ने कभी जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथों में तिरंगे नहीं देखे थे, कभी नहीं देखे थे। जम्मू कश्मीर के हाथों में हम लोगों ने पाकिस्तान का झंडा देखा है। वहां एक महिला थी अंद्राबी, वो महिलाओं को आतंकी बनाती थी, महिलाओं को भारत के विरुद्ध भड़काती थी। पहचानना मुश्किल होता था क्योंकि सब बुर्का पहन के इकट्ठी हो जाती थी 50 महिलाएं। अब बुर्का पहन के 50 महिलाएं इकट्ठी हो गई, आप किसको पकड़ोगे, किसको पहचानोगे? तो महिलाओं का आतंकी गैंग बनाना शुरू कर दिया उसने जम्मू कश्मीर में। बड़ा खतरनाक था। लेकिन 370 खत्म होने के बाद सबको सांप सूंघ गया, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमने अपना ली। और उसका नतीजा यह है कि जब पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद जब पहलगाम हमला हुआ, तो पहलगाम हमले के बाद जो जम्मू कश्मीर की तस्वीर हमने देखी, उससे दिल को एक थोड़ा सुकून तो मिला। पहलगाम हमला बेहद नृशंस हमला था, जितनी आलोचना की जाए उतनी आलोचना कम है उसकी। लेकिन एक अच्छी चीज उस हमले के बाद ये देखने को मिली कि कश्मीर के लोग हाथों में तिरंगा लेकर के लाल चौक पर इकट्ठे हो गए। एक वक्त था जब ये धमकी दी जाती थी कि कोई तिरंगा लेकर के कश्मीर के लाल चौक पर आकर दिखाए, गोलियों से भून दिया जाएगा। हम लोगों ने वो दौर भी देखा है कश्मीर का, कि तिरंगा लेकर के लाल चौक पर जाना मतलब अपनी जान गंवाना। लेकिन आज 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में एक नई ज्योति जगी है, जिसका परिणाम यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग हाथों में तिरंगा लेकर के भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, जबकि वे कहते हैं कि हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम भारत को माता कहें, तो वे भारत को माता नहीं कहते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के युवाओं ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए उन्होंने पूरे कश्मीर में मार्च निकाला और पहली बार उन्होंने पाकिस्तान को जी भर के गालियां दी। वरना हम लोगों ने पाकिस्तान के सपोर्ट में नारे सुने थे, पाकिस्तान के विरुद्ध गालियां नहीं सुनी थी जम्मू कश्मीर के युवाओं के मुंह से। तो ये बदला हुआ जम्मू कश्मीर है जो आर्टिकल 370 के बाद का है। ये जो बदला हुआ कश्मीर है, जहां अब लोगों को रोजगार मिल रहा है, पर्यटन मिल रहा है। कश्मीर के लोग हैं, उनसे मेरी कभी कभी बातचीत होती है, तो वो बताते हैं कि हम नहीं चाहते आतंकवाद। हमारी पीढ़ी तो अनपढ़ रह गई क्योंकि स्कूल नष्ट कर दिया आतंकियों ने, हम लोग पढ़ लिख नहीं पाए। मदरसे में जो थोड़ी बहुत धर्म की तालीम दे दी गई कट्टरपंथी, बस उतना सीख पाए। लेकिन हम चाहते हैं हमारे बच्चे अनपढ़ ना रहें। हम चाहते हैं हमारी जो नई पीढ़ी है वो तो पढ़े लिखे, पढ़ लिख करके कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई आईएएस बने, कोई पीसीएस बने, कश्मीर पीसीएस सर्विस का अधिकारी बने, अच्छे अच्छे पदों पर जाएं। बिजनेस भी करना है तो बड़े बिजनेसमैन बने, एमबीए की डिग्री लें। हम चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ें, और पढ़ेंगे तब जब शांति होगी। इसलिए हम आतंकवाद नहीं चाहते, हम धार्मिक उन्माद नहीं चाहते। हम ऊब चुके हैं इन घटनाओं से, लेकिन करें क्या? राजनीति केवल यही दिशा ही दिखाती थी हमें। राजनीति केवल यही दिशा ही दिखाती थी हमें, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, हमें वही दिशा ही दिखाई जाती थी। अंधेरा था चारों तरफ हमारे, अब उजाला दिखने लगा है, अब प्रकाश दिखने लगा है। और हम चाहते हैं कि ये जो प्रकाश है, पढ़ाई का प्रकाश है, अच्छा जीवन जीने का प्रकाश है, ये हमारे आगे आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर हो, उनका जीवन अंधकार में ना हो। इसलिए वो आतंकवाद नहीं चाहते। और ये बात पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए उन्होंने ये बात साबित कर दी। हाँ, कुछ देशद्रोही हैं, वो हर जगह हैं, केवल जम्मू कश्मीर में नहीं है, दिल्ली में भी मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी मिल जाएंगे, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कहीं मिल जाएंगे आपको। देशद्रोही तो हर जगह होते हैं, पहले भी थे, आज भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत सारे निकले बिलों से बाहर, हमने उनको पकड़ा, पुलिस ने अरेस्ट किया। उसमें कोई यूट्यूबर है, कोई सेना का अधिकारी है, कोई डीआरडीओ का अधिकारी है, कोई सीआरपीएफ का जवान है, तमाम लोग पकड़े गए जो देशद्रोही हैं। तो ऐसे लोग जम्मू कश्मीर में भी रहे, जो कभी स्लीपर सेल्स के रूप में काम करते थे, कभी ओवरग्राउंड वर्कर्स के रूप में काम करते थे, कभी प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस छोटे छोटे बनाते थे और आतंकी घटनाओं को अंजाम देते थे। स्लीपर सेल्स का मतलब होता है सोती हुई कोशिकाएं, ऐसे करो, लेकिन हिंदी में भी हम लोग इन्हें स्लीपर सेल्स कहते हैं। स्लीपर सेल्स का मतलब यह है कि ये सोते हुए लोग हैं, यानी ये एक्टिव रोल प्ले नहीं करते, इनएक्टिव रोल प्ले करते हैं। कभी कभी एक्टिव होते हैं 6 महीने 4 महीने 6 महीने में एक बार, वरना कोई अपना काम कर रहा है, कोई सरकारी विभाग का कर्मचारी है, कोई अधिकारी है, जैसे देवेंद्र सिंह की मैंने बात की, कोई सरकारी विभाग का कर्मचारी है, कोई अधिकारी है, कोई बिजनेसमैन है, कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई ढाबा चला रहा है, हर तरीके के लोग हैं। वो स्लीपर सेल्स हैं आतंकियों के, यानी आतंकियों के मददगार हैं, लेकिन हमेशा एक्टिव नहीं रहते, क्योंकि एक्टिव रहेंगे तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की निगाह में आ जाएंगे। इंटेलिजेंस, वहां पर इंटेलिजेंस ब्यूरो भी काम कर रही है, रॉ भी काम कर रही है, रिसर्च एंड एनालिसिस में, ये सब खुफिया एजेंसियां हैं। एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी काम कर रही है। मिलिट्री इंटेलिजेंस की थल सेना की विंग, वायुसेना की विंग, सब काम कर रही है। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस भी काम कर रही है। बीएसएफ तैनात है, बीएसएफ की इंटेलिजेंस काम कर रही है। सीआरपीएफ तैनात है, उसकी इंटेलिजेंस काम कर रही है। बड़ा नेटवर्क है। कहीं ना कहीं तो ट्रैप हो ही जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जंगल में फंसी जाएंगे। और जो लोकल पुलिस का इंटेलिजेंस है वो रहता ही रहता है, तो लोकल पुलिस का इंटेलिजेंस अलग काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो पकड़ में आ ही जाएंगे अगर वो रेगुलर काम करेंगे, आतंकियों की मदद करेंगे। इसलिए स्लीपर सेल्स होते हैं। अचानक आए और अचानक आकर के उन्होंने एक भूमिका निभाई, फिर भूमिगत हो गए, क्योंकि रेगुलर रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, इसलिए उनको ट्रैप करना, उनको पकड़ना बेहद कठिन है। तो स्लीपर सेल्स डेवलप किए गए। ओवरग्राउंड वर्कर्स का मतलब है जो जमीन पर रह करके और आतंकियों की मदद करते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आतंकियों को पनाह देते हैं, छिपाते हैं अपने घर में, उन्हें भोजन उपलब्ध कराते हैं, उन्हें पैसा उपलब्ध कराते हैं, हथियारों की मदद उपलब्ध कराते हैं, इत्यादि। तो जो आतंकियों को संरक्षण और पनाह देते हैं, भोजन से लेकर के सारी चीजें उन्हें उपलब्ध कराते हैं, वो ओवरग्राउंड वर्कर्स कहलाते हैं। प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है कि धर्म के नाम पर एक संगठन बन गया। अब कहने के लिए तो वो धार्मिक संगठन है, छद्म, प्रॉक्सी मतलब छद्म, छल आवरण से युक्त। कहने के लिए वो धार्मिक संगठन है, लेकिन पता चला कि पर्दे के पीछे से आतंकियों की मदद करता है।
तो ऐसे प्रॉक्सी संगठन तैयार किए गए, ऐसे प्रॉक्सी आतंकी संगठन भी तैयार किए गए, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकियों के प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन भी तैयार किए गए। तो उन प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन की मदद से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाया गया। तो इन तमाम साधनों से जम्मू कश्मीर में आतंक को फैलाने में मदद मिली, लेकिन 370 खत्म होने के बाद हमने सबसे बड़ा शिकंजा इन्हीं पर कसा। जहां थोड़ी लापरवाही हुई, जैसे पहलगाम के मामले में थोड़ी चूक तो हुई, उसमें कोई दो राय नहीं, थोड़ी लापरवाही तो हो गई, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब आतंकी हमले पूरी तरीके से चारों तरफ खत्म हो गए, तो आतंकी हमले खत्म हो गए तो हम आराम से बैठ गए, हमें लगा कि अब सब कुछ ठीक ठाक है। बस हमारे उसी आराम तलबी का उन्होंने फायदा उठा लिया और उन्होंने पहलगाम पर हमला कर लिया। और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे पकड़े गए, तमाम ओवरग्राउंड वर्कर्स जिन्होंने खाना पहुंचाया, जिन्होंने उनको रास्ता दिखाया वहां आने का, और उन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से ही ये तीनों आतंकी पकड़े गए जो जंगल में छिपे हुए थे। क्योंकि उन तीनों आतंकियों को जंगल में खाना कैसे मिलेगा, 2 महीने से जंगल में थे, कितने दिन जंगली फल फूल खा के जिंदा रहेंगे। और बाहर जाने से हमने रोक दिया, हमारी सेना ने तय कर लिया कि सीमा न पार कर पाए, बाउंड्री नहीं पार कर पाए, बॉर्डर न पार कर पाए। बॉर्डर पार नहीं किया, जंगलों में छिपे हैं, तो कोई ना कोई तो है ना जो खाना पहुंचा रहा है उन्हें, बस उसी को पकड़ना ही पकड़ जाएंगे। तो इन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से हमने फिर उन तीनों आतंकियों को पहचाना भी और उन तीनों आतंकियों को न्यूट्रलाइज भी किया। तो इस तरीके से ये जो आतंक का पूरा फॉर्मेट तैयार हुआ था जम्मू कश्मीर में, उसको खात्मा करने में हमारे सुरक्षा बलों ने बहुत प्रभावी भूमिका निभाई। तो हर तरीके से काम किया है, सिक्योरिटी के लिए भी, डेवलपमेंट के लिए भी, सिविल प्रशासन की क्षमता भी सुधारी जा रही है, ओवरहॉलिंग की जा रही है, सिविल प्रशासन की जो कमजोरियां थी उन कमजोरियों को दूर किया जा रहा है। जो अधिकारी हैं वो गांव में जा करके कैंप लगा रहे हैं, लोगों के राशन कार्ड नहीं थे, जमीनें हमने बताया सारी जमीनें 100 परिवारों के पास थी जम्मू कश्मीर में, इन्होंने कब्जा कर रखा है पूरे जम्मू कश्मीर पर। अब्दुल्ला, मुफ्ती और तमाम लोग, उनमें से कुछ न्यायाधीश हाईकोर्ट के बनते हैं, कुछ एडवोकेट जनरल बनते हैं, कुछ अच्छे अच्छे पदों पर हैं लोग। तो सब 100 परिवारों ने पूरे जम्मू कश्मीर की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। मुक्ति दिलानी है, गरीबों को जमीन मिलना चाहिए, बांटना चाहिए, भूमिहीन किसानों को जमीन मिले वहां पर। तो अब अधिकारी गांव गांव जा करके कैंप लगा रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, जिससे अधिकारियों के प्रति लोगों में विश्वास, शासन प्रशासन के प्रति लोगों में विश्वास पैदा हो, जो अब तक नहीं था। पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आय का सबसे बड़ा साधन पर्यटन है, सेब है, केसर है ना, ये सारी चीजें ये बड़े पैमाने पर हैं, बाकी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन पर्यटन, सेब, केसर, उलन कपड़े, पश्मीना साल, तो ये सब बड़ी आय के साधन है कश्मीर के। तो वोकल फॉर लोकल के माध्यम से इन सारी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों की आय भी बढ़ रही है, अच्छा भी लग रहा है कि इतने पर्यटन आ रहे हैं, उनकी आजीविका बढ़ रही है, जीवन जीने के अच्छे अवसर मिल रहे हैं, अच्छी सड़कें बन रही हैं, जम्मू कश्मीर में ट्रेन चल रही है, पहले कभी नहीं चली, अब जम्मू कश्मीर में ट्रेन चल रही है, जम्मू कश्मीर में हाईवेज बना दिए गए हैं, एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से नई इलेक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं, तो $75 बिलियन का फंड यूएई ने जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलग से तैयार कर रखा है। तो एफडीआई आ रहा है, विदेशों से निवेश आ रहा है जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट के लिए, और क्या चाहिए, रोजगार मिलेंगे, कंपनियां लगेंगी, उद्योग लगेंगे तो रोजगार मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर है, उस जम्मू कश्मीर की पूरी ओवरहॉलिंग कर दी गई है एक तरीके से। तो अब जो आतंकवाद था, जिसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा शुरू में कि खालिस्तान से लेकर के और जिस तरीके से आतंकवाद आगे बढ़ता गया, अब आतंकवाद सिमट करके केवल और केवल जम्मू कश्मीर में सीमित रह गया है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, इसलिए अभी एक बड़े प्रहार की तैयारी है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अभी शांत है, क्योंकि अभी मार पड़ी है। 9 एयरबेस, उसके 16 एयरबेस हैं पाकिस्तान के पास, 9 एयरबेस हमने तबाह कर दिए मिसाइलों से। और अब अभी पहले वो मरम्मत वगैरह कर ले थोड़ा, तो मरम्मत करने पर जुटा हुआ है। सेटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान मरम्मत कर रहा है, आईएमएफ ने उधार वगैरह दे दिया है, कर लो मरम्मत, खड़े हो जाओ, टांग जो टूट गई है उसको सीधा कर लो, फिर करना आतंकी हमला, क्योंकि अमेरिका मददगार तो है ही, तो फिर करेगा, 100% करेगा। वो ऐसी कुत्ते की दुम है जो सीधी नहीं हो सकती, इसलिए वो फिर से आतंक को तो प्रोवोक करेगा ही करेगा, आतंकी हमला तो फिर से करवाएगा ही करवाएगा। इसलिए हमें तैयार रहना है, और तैयार रह करके और फिर एक बड़े प्रहार की तैयारी करनी है, और वो बड़ा प्रहार फिर नेस्तनाबूद करने के लिए ही होगा। अभी 9 एयरबेस तबाह किए हैं, पर फिर 16 के 16 करने पड़ेंगे, अभी केवल 9 तबाह किए हैं, तो आगे 16 एयरबेस को तबाह करने की तैयारी है। और ये तैयारी हमें मजबूत रखनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान आतंकी हमले करेगा, कब करेगा पता नहीं, उसकी आदत है, मजबूर है वो अपनी आदत से। थोड़ा दुरुस्त हो जाए, अभी टांग टूटी है, थोड़ा चलने फिरने लगे तो फिर करेगा। तो इसलिए अभी भी आतंक को लेकर के हमारा देश पूर्ण है, संवेदनशील है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान अब भारत में नार्को टेररिज्म फैला रहा है। नार्को टेररिज्म पढ़ा हम लोगों ने, पंजाब में हमेशा ड्रोन से असाइनमेंट पकड़े जाते हैं, क्योंकि सीमाएं हमने चाक चौबंद कर दी। समुद्र के रास्ते आता है, वहां पकड़ लिया जाता है, जमीन के रास्ते आता है, बीएसएफ पकड़ लेती है, म्यांमार के रास्ते आता है, असम राइफल्स पकड़ लेते हैं, बांग्लादेश के रास्ते आता है, बीएसएफ पकड़ लेती है, नेपाल के रास्ते आने की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई है। तो अब पाकिस्तान ने ड्रोन से ड्रग असाइनमेंट भेजने शुरू कर दिए हैं। पंजाब के खेतों में अक्सर चीन निर्मित पाकिस्तानी ड्रोन गिरे मिलते हैं, जिनमें ड्रग्स के बड़े बड़े पैकेट रखे होते हैं। हर साल 200 से 300 ड्रोन, अमूमन 300 ड्रोन हम पाकिस्तानी ड्रोन पकड़ते हैं, जिनमें ड्रग के पैकेट रखे होते हैं, या तो कभी हैंड ग्रेनेड रखे होते हैं, या कभी AK-47 रखी होती है। हर साल, हर महीने में कई ड्रोन गिरते हैं पंजाब के खेतों में, क्योंकि बाउंड्री लगी हुई है। तो अब पाकिस्तान ड्रोन के माध्यम से ड्रग फैलाता है देश में, और देश में नार्को टेररिज्म को फैलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बाकी उसका जो एरिया था, वो बाकी सारा एरिया हम लोगों ने, बाकी सारे एरिया में जो आतंक फैलाने की उसकी रणनीति थी, हम लोगों ने उसे नेस्तनाबूद कर दिया है। तो
अब बाकी रोकने के लिए हम लोगों को कुछ और प्रहार करने पड़ेंगे। जो उनका फाइनेंस है, आतंक के लिए सबसे बड़ा है उनके फाइनेंस पर प्रहार करना। संगठित अपराध से उनको पैसा मिलता है, हथियारों की तस्करी, नकली नोटों का कारोबार, अवैध घुसपैठ, तमाम तरीके से उन्हें पैसे मिलते हैं। उन सब पैसों को रोक, ड्रग की तस्करी, उन पैसों पर प्रहार करना पड़ेगा। नो मनी फॉर टेरर, ये एक अभियान लॉन्च किया गया है भारत और फ्रांस की तरफ से 2018 में। हर साल सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन के माध्यम से यह कोशिश की जाती है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की जो फाइनेंसिंग है, फंडिंग है, उस पर कठोर प्रहार किए जाएं, उसको रोका जाए। लेकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में भारत के लोग खूब निवेश कर रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी में भारत के लोग जो पैसा देते हैं, उसी पैसे का बम बना करके आतंकी भारत के ही लोगों पर फेंक रहे हैं। भारत के लोगों को यह बात समझ में नहीं आती। भारत के लोगों को लगता है कि हम तो क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी में मुनाफा बहुत है, 200-300 गुना मुनाफा है, 200-300% प्रॉफिट है। तो लालच की जीभ कई फीट लंबी है। नतीजा यह है कि क्रिप्टो करेंसी में भारत में निवेश बढ़ा है और जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी में निवेश बढ़ा है, वैसे वैसे आतंकियों की फंडिंग बढ़ी है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में लगाया हुआ पैसा आतंकियों की जेब में जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट कहती है। एफएटीएफ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और ये कहती है कि क्रिप्टो करेंसी में लगाया गया पैसा आतंकियों की फंडिंग करता है। और भारत के लोग क्रिप्टो करेंसी में खूब पैसा लगा रहे हैं। यानी भारत के लोग ही पाकिस्तान के आतंकियों को पैसा दे रहे हैं कि तुम आतंक के लिए AK-47 खरीदो, बम खरीदो, हैंड ग्रेनेड खरीदो, सब खरीदो। बड़ी चिंता है, समस्या गंभीर है, आसान नहीं है। जब तक लोग जागरूक नहीं हो, हमसे भी बहुत सारे, हमारे बड़े सारे सीए दोस्त हैं, उन्होंने कहा भाई बड़ा मुनाफा है, 200-300% मुनाफा मिल जाता है क्रिप्टो करेंसी में, आप क्यों नहीं पैसा लगाते? मैंने कहा मुझे नहीं लगाना। बोले आप नहीं, आप बता दीजिए, मैं लगा देता हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत चिंता है। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आतंकवादियों के द्वारा चलाई जाने वाली करेंसी है, इसलिए मुझे उसमें चवन्नी नहीं लगानी। मुझे ना मिले प्रॉफिट, मुझे नहीं चाहिए मुनाफा। बैंक मुझे 3% प्रॉफिट दे दे, 6% दे दे, मैं उसी में खुश हूँ, लेकिन मुझे 200% प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपना मेहनत से कमाया गया पैसा आतंकियों को नहीं दे सकता। और क्रिप्टो करेंसी में लगाया गया धन आतंकियों की जेब में जाता है, क्योंकि एफएटीएफ में बड़े सबूतों के साथ ये बात कही है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने बड़े सबूतों के साथ ये बात कही है। और एफएट और क्रिप्टो करेंसी की कंपनी कौन चला रहा है? मुनीर, पाकिस्तान का सेना का मुखिया मुनीर। यानी उसकी क्रिप्टो करेंसी में, अगर हम क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रहे हैं तो मुनीर को पैसा दे रहे हैं। मुनीर उस पैसे का क्या करता है? हाफिज सईद को देता है, आतंकवादियों को देता है। तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी में पैसा आप भी मत लगाइएगा, क्रिप्टो करेंसी से दूर रहिएगा। सरकार जब डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी, जो सरकार लॉन्च करेगी, तो वो ठीक है। क्रिप्टो करेंसी सरकार की करेंसी नहीं होती, न जाने किसकी होती है। आज जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिटकॉइन और न जाने किस किस नाम से आती हैं, उनका कर्ता धर्ता कौन है, उनका जन्मदाता कौन है, किसी को नहीं पता। नो वन नोज, कोई नहीं जानता। मैं जानता हूं, आतंकवादी हैं, आतंकी लगाते हैं क्रिप्टो करेंसी में पैसा, और हम क्रिप्टो करेंसी में निवेश करके उनकी फंडिंग करते हैं। तो इसलिए नो मनी फॉर टेरर कहना आसान है, लेकिन नो मनी फॉर टेरर रोकना बहुत कठिन है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जैसे जो कार्यक्रम है उनमें जनता ही पैसा लगाती है, और जनता ही पैसा देकर के और आतंकवाद को फलने फूलने का मौका दे रही है। कैसे रुकेगा आतंकवाद? लेकिन ये अच्छी बात है कि सरकार के स्तर पर और लोगों के स्तर पर आतंक के विरुद्ध जागरूकता बढ़ी है और उसका लाभ हमें मिल रहा है, प्रभाव हमें मिल रहा है। तो लिखो, भारत में आतंकवाद, लिखते हैं जितना पढ़ा है हम लोगों ने, लिखो लिखो। भारत में सर्वप्रथम आतंकी हमलों की शुरुआत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के रूप में हुई। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के रूप में हुई। पाकिस्तान ने भारत को हजारों घाव देने की इच्छा से, थाउजेंड वुंड्स, कट बाई थाउजेंड वुंड्स की देने की इच्छा से भारत में आतंकवाद को निम्नलिखित रूपों में फैलाया। भारत में आतंकवाद को निम्नलिखित रूपों में फैलाया। पहला पॉइंट लिखो, सर्वप्रथम पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद को जन्म दिया गया। सर्वप्रथम पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद को जन्म दिया गया, जिससे पंजाब को अलग कर एक अलग खालिस्तानी राष्ट्र बनाया जा सके, जिससे पंजाब को अलग कर एक अलग खालिस्तानी राष्ट्र बनाया जा सके। धन, हथियार आदि पाकिस्तान ने उपलब्ध कराए। धन, हथियार आदि पाकिस्तान ने उपलब्ध कराए, किंतु भारत सरकार के कठोर निर्णय के कारण, खालिस्तानी आतंकवाद का समापन हो गया। खालिस्तानी आतंकवाद का समापन हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो। बाकी कुछ खालिस्तानियों ने ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा में जाकर शरण ली, लिख लो चाहो तो। कुछ बचे हुए खालिस्तानियों ने ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा जाकर शरण ली। कुछ बचे हुए खालिस्तानियों ने ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में शरण ली। अब वहीं से वो आतंक चला रहे हैं अभी भी। लेकिन अब पंजाब में फिर से खालिस्तानी मूवमेंट शुरू हो रहा है, क्योंकि पंजाब में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो खालिस्तान जिंदाबाद की टी शर्ट पहन के घूमते हैं। तो अब चिंता की बात है, गंभीर है, मामला गंभीर है। उसके लिए कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट है, उसको करना चाहिए, लापरवाह है, नहीं कर रही है। सब पॉलिटिक्स है, क्या बताया जाए। अगला पॉइंट लिखो, पंजाब के बाद अगला टारगेट जम्मू कश्मीर को बनाया गया। पंजाब के बाद अगला टारगेट जम्मू कश्मीर को बनाया गया। पहले मिलिटेंसी की शुरुआत हुई।
पहले मिलिटेंसी की शुरुआत हुई। अर्थात इसका अर्थ है, इसका मतलब अर्थात स्थानीय लड़ाके तैयार किए गए, स्थानीय लड़ाके तैयार किए गए और उनकी सहायता से जम्मू कश्मीर में सामाजिक परिवर्तन, और फिर राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। सामाजिक परिवर्तन और फिर राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। अब वो सब हमने जो घटनाक्रम बताए हैं वो समझने के लिए बताए हैं, वो चीजें लिखी नहीं जा सकती। सामाजिक परिवर्तन का मतलब आप लिखोगे तो सब समझते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का मतलब क्या है। मिलिटेंसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की भी शुरुआत हो गई। भय पैदा करने के लिए, आतंक पैदा करने के लिए आतंकी हमलों की भी शुरुआत हो गई। 1989 की बात है ये। इससे पहले जम्मू कश्मीर में आतंक नहीं था, मिलिटेंसी नहीं थी। अगला पॉइंट लिखो। पाकिस्तान ने 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर के बाहर अन्य राज्यों में भी गंभीर और बड़े आतंकी हमले करवाए। जैसे गुजरात में अक्षरधाम पर आतंकी हमला, बहुत सारे कोई भी उदाहरण लिख सकते हो। मुंबई 2008 आतंकी हमला, आदि। अगला पॉइंट लिखो। विगत वर्षों में जम्मू कश्मीर में भी बड़े आतंकी हमले संपन्न हुए हैं। जैसे उरी, उसके बाद फिर सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी हम लोगों ने। उरी का आतंकी हमला, पुलवामा आतंकी हमला, पहलगाम आतंकी हमला इत्यादि। ये बड़े आतंकी हमले, छोटे छोटे बाकी और होते रहे हैं। पैरा चेंज करके लिखो। किंतु भारत सरकार ने आतंक की रोकथाम के लिए विकास, सुरक्षा, सिविल प्रशासन की क्षमता में विकास, नागरिकों की जागरूकता इत्यादि पर बल दिया। परिणाम स्वरूप आतंकी हमलों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सका है। सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदम, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं, क्योंकि अब सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित है। जम्मू कश्मीर में सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट लिखो। अनुच्छेद 370 की समाप्ति की गई। जिसके परिणाम स्वरूप देश के कानून जम्मू कश्मीर में लागू किए गए। वरना पहले लागू नहीं थे। और जम्मू कश्मीर को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जिससे भारत सरकार की निगरानी में आतंक की रोकथाम की जा सके। अगला पॉइंट, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। एनआईए, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आदि संस्थाओं की भूमिका में वृद्धि हुई, जिसने आतंक के सपोर्ट सिस्टम पर प्रहार किया। जैसे आतंकियों को धन पहुंचाने वाले लोगों को पकड़ना, आतंकियों को बचाने वाले पत्थरबाजों पर नियंत्रण करना, आदि। अगला पॉइंट लिखो। जम्मू कश्मीर में तीव्र विकास किया जा रहा है। रेलवे नेटवर्क का विस्तार, जम्मू कश्मीर में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, आदि। हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का निर्माण इत्यादि। बिजली परियोजनाओं का निर्माण, बहुत सारे काम हो रहे हैं। हाईवेज, एक्सप्रेसवेज का निर्माण आदि। अगला पॉइंट लिखो। जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए कौशल विकास पर बल दिया जा रहा है और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उड़ान योजना चलाई गई है।
उड़ान योजना चलाई गई है, जिससे जिससे निजी क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप उनमें कौशल विकास किया जा सके। अगला पॉइंट, अपने वतन को जानो स्कीम चलाई गई है। अपने वतन को जानो स्कीम चलाई गई है, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर के युवाओं को निःशुल्क भारत भ्रमण कराया जाता है। आपको लग रहा होगा काश जम्मू कश्मीर में पैदा होते तो फ्री में भारत घूम लेते। जम्मू कश्मीर के युवाओं को निःशुल्क भारत भ्रमण कराया जा रहा है। अगला पॉइंट लिखो, सेना ने ऑपरेशन मां के माध्यम से जम्मू कश्मीर के युवाओं को आतंकी बनने से रोका है। और जो आतंक में शामिल हो चुके थे उन्हें पुनः मुख्य धारा में वापस लाया है। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में भी सेना कार्य कर रही है। और बच्चों को प्रतिवर्ष इंजीनियरिंग मेडिकल की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए सेना के द्वारा अध्ययन कराया जा रहा है। अध्यापन कराया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। अगला पॉइंट लिखो, सिविल प्रशासन की क्षमता में सुधार पर बल दिया जा रहा है, जिससे सरकार और लोगों को नजदीक लाया जा सके। अगला पॉइंट, लोगों में जागरूकता विकसित की जा रही है, जिससे वे आतंक के विरुद्ध सुरक्षा बलों का साथ दे सकें। अगला पॉइंट, सीमाओं की कड़ी सुरक्षा की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की जा रही है, सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ जैसे बलों की तैनाती की गई है। और भी जो हमारे पैरा ट्रूपर्स हैं उनको भी तैनात करते हैं। अभी भैरव कमांडो बनाए हैं, भैरव कमांडो तैनात होते जा रहे हैं। काल काल महाकाल ना, उसी नारे के आधार पर तो काल बन के बरसेंगे आतंकियों के ऊपर और पाकिस्तानियों के ऊपर। तो भैरव कमांडो नई यूनिट बनाई जा रही है, तो उसको तैनात कर रहे हैं। तो तरह तरह की चीजें हैं, सेना लगातार काम कर रही है। तो ये हो गए उठाए गए कदम। पैरा चेंज करके लिखो, उपर्युक्त कदमों के प्रभाव के कारण विगत वर्षों में आतंक की गतिविधियों में तीव्र गिरावट अनुभव की गई है। अब लिखो समस्याएं या चुनौतियां लिखो कि क्या चुनौतियां हैं अभी भी, क्योंकि आतंकवाद की रोकथाम के लिए जो कदम उठाए हैं उसका परिणाम तो अच्छा मिला ही है। पहला पॉइंट लिखो, सीमाएं, पाकिस्तान से संलग्न सीमाएं खुली हैं। अतः अवैध घुसपैठ को प्रभावी तरीके से रोका नहीं जा सका है। अगला पॉइंट, विकास संबंधी चुनौतियां अभी भी विद्यमान हैं। यद्यपि तीव्र विकास किया जा रहा है। अगला पॉइंट, आतंक के वित्त पर प्रहार किया गया है। फिर भी निम्नलिखित कारणों से आतंकियों तक वित्तीय स्रोत की उपलब्धता होती रही है। डैश, अब इसमें लिख लो दो चार छोटे छोटे पॉइंट कि कैसे आतंकियों को पैसा पहुंचता है। पहला लिखो संगठित अपराध। दूसरा लिखो पाकिस्तान द्वारा उपलब्ध कराया गया धन, स्टेट स्पॉन्सर्ड, राज्य प्रायोजित धन। तो हमारे यहां तो पाकिस्तान ही देता है, पाकिस्तान द्वारा दिया गया धन। अगला लिखो ड्रग तस्करी। अगला लिखो हथियारों की तस्करी। अगला लिखो नकली नोटों का कारोबार।
अगला लिखो, एनजीओ के माध्यम से धन, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे एनजीओ थे, उनके माध्यम से धन आता था, एनजीओ के माध्यम से धन। अगला लिखो, हवाला कारोबार, अवैध तरीके से धन, हवाला कारोबार पढ़ाएंगे, आपको लिखाएंगे। धन शोधन पढ़ाएंगे, लिखाएंगे भी, लिख लो, धन शोधन। अगला लिखो, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी इत्यादि। तो ये सब तरीके हैं जिनसे उन्हें पैसा अभी भी पहुंचता है, आतंकियों को अभी भी पैसा मिल जाता है। अगला पॉइंट लिखो, विगत वर्षों में धार्मिक कट्टरता में तीव्र वृद्धि हुई है, धार्मिक कट्टरता में तीव्र वृद्धि हुई है, जिसने आतंक के लिए उपजाऊ पृष्ठभूमि तैयार की है, आतंक के लिए उपजाऊ पृष्ठभूमि तैयार की है। अगला पॉइंट लिखो, यदा कदा आतंक के प्रति, यदा कदा आतंक के प्रति कठोर राजनीतिक प्रतिबद्धता का अभाव रहा है, कठोर राजनीतिक प्रतिबद्धता का अभाव रहा है, और आतंक के नाम पर राजनीति की जाती रही है, आतंक के नाम पर राजनीति की जाती रही है, और मानवाधिकारों के नाम पर आतंकियों का बचाव किया जाता रहा है। यह सबसे बड़ी चुनौती है, मानवाधिकारों के नाम पर आतंकवाद का बचाव किया जाता रहा है। सबसे पहले ऐसे राजनेताओं को खड़े करके गोली मार देनी चाहिए, तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या है, चीन होता तो हो जाता, भारत ठहरा लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी तो यहाँ नहीं हो सकता, चीन होता तो हो जाता। अगला लिखो, अब इनके बारे में लिख लेते हैं, लिखो स्लीपर सेल्स, लिखो स्लीपर सेल्स आतंकी हमलों के सहायक सिद्ध होते हैं, स्लीपर सेल्स आतंकी हमलों के सहायक सिद्ध होते हैं। ये आतंकी हमले करने के लिए, ये आतंकी हमले करने के लिए अंडरग्राउंड होकर, अंडरग्राउंड होकर, अंडरग्राउंड होकर कार्य करते हैं, अंडरग्राउंड होकर कार्य करते हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों, जिससे सुरक्षा एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों से बचे रहते हैं, सुरक्षा एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों से बचे रहते हैं। ये लगातार कार्य भी नहीं करते, ये निरंतर या लगातार भूमिका भी नहीं निभाते, कार्य भी नहीं करते। अतः इन्हें पहचानना, अतः इन्हें पहचानना और इनके विरुद्ध कार्रवाई करना कठिन होता है, अतः इन्हें पहचानना और इनके विरुद्ध कार्रवाई करना कठिन होता है। अगला पॉइंट लिखो, ओवरग्राउंड वर्कर्स, इनको हिंदी में भी ओवरग्राउंड वर्कर्स लिखो, ऊपरी भूमि कार्यकर्ता, ओवरग्राउंड वर्कर्स लिखो, बिना मतलब ऊपरी भूमि कार्यकर्ता, हर चीज की हिंदी नहीं होती, इंटरनेट की भी नहीं होती, लिखो ओवरग्राउंड वर्कर्स। विगत वर्षों में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के सबसे बड़े सहायक सिद्ध हुए हैं, सबसे बड़े सहायक सिद्ध हुए हैं। पहलगाम हमला ओवरग्राउंड वर्कर्स ओजीडब्ल्यू, पहलगाम हमला ओजीडब्ल्यू की सहायता से ही संपन्न हुआ, की सहायता से ही किया गया, ओवरग्राउंड वर्कर्स की सहायता से ही किया गया। ओवरग्राउंड वर्कर्स ओजीडब्ल्यू आतंकियों को घुसपैठ कराने, अभी जो आतंकियों की घुसपैठ कराता था, लगभग 300 घुसपैठ भारत में करा चुका था। वो हमारी सेना के रडार पर था, लेकिन पकड़ में ही नहीं आता था, पकड़ में नहीं आता था, न इंटेलिजेंस की निगाह में आवे, न अभी पकड़ा गया, अभी एक हफ्ते 10 दिन पहले मारा गया, अभी 10 दिन पहले मारा गया। तो लिखो वो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं। तो अभी 10 दिन पहले हमारी सेना ने निपटा दिया उसको, 300 से ज्यादा घुसपैठ करा चुका है भारत में अब तक वो, इसलिए मोस्ट वांटेड था, लेकिन पकड़ में नहीं आता था। तो लिखो ओवरग्राउंड वर्कर्स ओजीडब्ल्यू अवैध घुसपैठ कराने, आतंकियों को संरक्षण देने, उन्हें निवास उपलब्ध कराने, आवास या निवास उपलब्ध कराने, उनके छिपने की जगह उपलब्ध कराने, छिपने की जगह उपलब्ध कराने, कमा भोजन उपलब्ध कराने, कमा भोजन उपलब्ध कराने, कमा हथियार उपलब्ध कराने, कमा सुरक्षा एजेंसियों के निगाह में आने से बचाने, सुरक्षा एजेंसियों के निगाह में आने से बचाने, कमा हमला करने वाले स्थलों की रेकी करने, पहचान करने, हमला करने वाले स्थलों की रेकी करने, पहचान करने इत्यादि कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं, इत्यादि कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये आतंकी हमलों के लिए ऑक्सीजन का कार्य करते हैं, आतंकी हमलों के लिए ऑक्सीजन का कार्य करते हैं। विगत वर्षों में जम्मू कश्मीर में, विगत वर्षों में जम्मू कश्मीर में इनकी संख्या अधिक रही है। धीरे धीरे इन पर अंकुश लगाया जा रहा है, क्योंकि पकड़ में भी तो आना चाहिए, साक्ष्य भी मिलना चाहिए, तमाम सारी बातें हैं। धीरे धीरे इन पर अंकुश लगाया जा रहा है। अगला लिखो, प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस, छद्म संगठन, प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस, छद्म संगठन आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। ये एनजीओ के रूप में, ये एनजीओ के रूप में
या धार्मिक संगठन के रूप में, या धार्मिक संगठन के रूप में, या सिविल समाज के संगठन के रूप में, ये सिविल समाज के संगठन के रूप में कार्य करते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं, किंतु वास्तव में ये आतंकियों के सहायक होते हैं, किंतु वास्तव में ये आतंकियों के सहायक होते हैं। कभी कभी आतंकी संगठन के आतंकी स्वयं एक अलग संगठन बना लेते हैं, आतंकी संगठन के आतंकी स्वयं अलग संगठन बना लेते हैं, जिसकी पहचान आतंकी संगठन के रूप में पहले नहीं रही है, जिसकी पहचान पहले आतंकी संगठन के रूप में नहीं रही है। जैसे जम्मू कश्मीर में टीआरएफ, द रेजिडेंट फ्रंट, इसी ने पहलगाम में हमला किया था। ये लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे जम्मू कश्मीर में टीआरएफ, द रेजिडेंट फ्रंट, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन रहा है, छद्म संगठन रहा है। किंतु पहलगाम आतंकी हमले में इसका नाम सामने आने के पश्चात, खुद ही ने ट्वीट किया, हमने किया, बाद में हटा दिया। पहलगाम आतंकी हमले में इसका नाम सामने आने के पश्चात अब यह आतंकी संगठन के रूप में पहचाना जाने लगा है, अब यह आतंकी संगठन के रूप में पहचाना जाने लगा है। अतः भारत, अमेरिका ने इसे प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिका ने भी बैन कर दिया, टीआरएफ को अमेरिका ने बैन कर दिया। अतः भारत, अमेरिका जैसे देशों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया है। अगला पॉइंट लिखो, ये अगली चुनौती लिखो, अगला पॉइंट लिखो। पाकिस्तान के द्वारा आतंकियों की घुसपैठ कराना, आतंक के लिए धन हथियार उपलब्ध कराना, पाकिस्तान के द्वारा आतंकियों की घुसपैठ कराना, आतंक के लिए धन और हथियार उपलब्ध कराना, और ड्रग की अवैध तस्करी कराना, नार्को टेररिज्म, नार्को आतंकवाद, नार्को टेररिज्म गंभीर चुनौती बना हुआ है, गंभीर चुनौती बना हुआ है। अगला पॉइंट लिखो, कभी कभी पुलिस, सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियों के मध्य, कभी कभी पुलिस, सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियों के मध्य समन्वय का अभाव भी चुनौतियां उत्पन्न करता है। जैसे पहलगाम में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, फेल्योर हो गया, वरना तो पहले ही न्यूट्रलाइज कर देते इस हमले को। अगला, ये चुनौतियां हो गई जो आज भी विद्यमान है। अब लिखो उपाय, समाधान या उपाय। पहला पॉइंट लिखो, अच्छे शासन की स्थापना के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं, गुड गवर्नेंस, इसमें सब आ जाएगा, विकास और सिविल शासन की क्षमता में सुधार। तो लिखो अच्छे शासन की स्थापना के लिए कदम उठाए जाएं। अगला पॉइंट लिखो, आतंकवाद पर कठोर वित्तीय प्रहार किया जाए, आतंकवाद पर कठोर वित्तीय प्रहार किया जाए। ईडी, प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका को और सक्रिय बनाया जाए, जम्मू कश्मीर में विशेषकर। अगला लिखो, वो उसी में लिखो, नो मनी फॉर टेरर, नो मनी फॉर टेरर, NMFT, नो मनी फॉर टेरर की शुरुआत, नो मनी फॉर टेरर की शुरुआत फ्रांस और भारत के सहयोग से 2018 में की गई है, 2018 में की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद के वित्त पोषण पर प्रहार करना है, आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाना है, ऐसे लिख लो, आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाना है, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बढ़ाने, आतंक के सुरक्षित ठिकानों को सामने लाने, उभरती प्रौद्योगिकी के खतरों को पहचानने और समाधान करने, जैसे क्रिप्टो करेंसी, उभरती प्रौद्योगिकी के खतरों को पहचानने और समाधान करने इत्यादि विषयों पर बल दिया जा रहा है, उसी में लिखो, इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।
इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट लिखो, कानूनों का संशोधन किया जाए, कानूनों का संशोधन किया जाए, उन्हें कठोर बनाया जाए, उन्हें कठोर बनाया जाए और आतंक एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, आतंक एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का समर्थन करने वाले, का समर्थन करने वाले लोगों पर भी, का समर्थन करने वाले लोगों पर भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया जाए, कठोर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया जाए। अभी ऐसे लोगों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती जो समर्थन करते हैं, कठोर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया जाए। अगला पॉइंट लिखो, आतंक के समाधान के प्रति राजनीतिक सर्वसम्मति विकसित की जाए, आतंक के समाधान के प्रति राजनीतिक सर्वसम्मति विकसित की जाए और राजनीतिक संकीर्णता पर अंकुश लगाया जाए, राजनीतिक संकीर्णता पर अंकुश लगाया जाए, राजनीतिक जवाबदेही विकसित की जाए, राजनीतिक जवाबदेही विकसित की जाए और आतंक का समर्थन करने वाले राजनेताओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया जाए, और आतंक का समर्थन करने वाले राजनेताओं पर, और आतंक का समर्थन करने वाले राजनेताओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया जाए। अगला पॉइंट, पुलिस तंत्र का आधुनिकीकरण किया जाए, पुलिस तंत्र का आधुनिकीकरण किया जाए और सामुदायिक पुलिसिंग प्रारंभ की जाए। सामुदायिक पुलिसिंग का मतलब है कि पुलिस का लोगों के साथ सरोकार हो, लोगों से जुड़ाव हो। अगला पॉइंट, सीमाओं की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में वृद्धि की जाए, सीमाओं की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रबंध में वृद्धि किया जाए, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे सीमा प्रबंध वाले में। सीमाओं की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रबंध में वृद्धि की जाए। अगला पॉइंट, धर्म की शुद्ध और उदार व्याख्या प्रस्तुत की जाए, धर्म की शुद्ध और उदार व्याख्या प्रस्तुत की जाए जिससे धर्मांधता से लोगों को बचाया जा सके, जिससे धर्मांधता से लोगों को बचाया जा सके। अगला पॉइंट लिखो, मूल्य आधारित शिक्षा का विकास किया जाए, मूल्य आधारित शिक्षा का विकास किया जाए जिससे राष्ट्र के प्रति विखंडनकारी मानसिकता पर रोक लगाई जा सके। भारत तेरे टुकड़े होंगे ना, उनको भी लाखों वोट मिल गए दिल्ली में जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाए। तो एक तो वो विखंडनकारी मानसिकता का आदमी और दूसरे वो लोग विखंडनकारी मानसिकता के लोग जिन्होंने लाखों लोगों ने वोट दिया दिल्ली के। तो ये सब विखंडनकारी मानसिकता के लोग हैं, सब आतंकियों के समर्थक लोग हैं। तो इन सब पर भी रोक लगाना जरूरी है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दिया जाए। संगठित अपराध एवं आतंकवाद के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। अब देखो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, क्राइम नहीं ना। क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बीच एक डिफरेंस होता है। अपराध एक चीज है, क्राइम एक चीज है और संगठित अपराध दूसरी चीज है। अपराध का मतलब कुछ भी गलत करना या गलत तरीके से करना या ऐसा करना जिसके गलत परिणाम हो, तो वो अपराध है, तो अपराध कहलाता है। हत्या करना, लूट करना, डकैती करना, चोरी करना, ये सब, किडनैपिंग करना, रेप करना, ये सब अपराध है, क्राइम है। तो अपराध में हिंसा का तत्व तो शामिल भी रहता है, रहे ना रहे कोई जरूरी नहीं है, रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। लेकिन जो संगठित अपराध होता है, अपराध एक व्यक्ति भी कर सकता है, कुछ लोग भी मिलकर कर सकते हैं। लेकिन जब संगठित अपराध होता है तो संगठित अपराध में व्यक्ति एक संगठन बनाकर ही अपराध करता है। जैसे एक रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिले का संगठन होता है, सबसे ऊपर डीएम होता है, उसके नीचे एसडीएम होता है, उसके नीचे तहसीलदार, उसके नीचे नायब तहसीलदार, उसके नीचे कानून गोफिर लेखपाल इत्यादि। एक संगठन होता है ना, एक पद सोपान होता है, कौन ऊपर का पद होगा, नीचे का पद कौन होगा, उसके नीचे कौन होगा, कौन किसको आदेश देगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा ना, ये तमाम जिम्मेदारियां, अधिकार और जिम्मेदारियां तय होती हैं। इसको पद सोपान कहते हैं, जहां एक पद की दूसरे पद के प्रति अधिकार और जिम्मेदारियां तय हो। तो जो संगठित अपराध है, संगठित अपराध ऐसे संगठनों के द्वारा किया जाता है जो ऐसे ही पद सोपानिक संगठन अपने आप में तैयार करते हैं। कौन बड़ा अपराधी, कौन छोटा अपराधी, कौन किसको आदेश देगा, कौन किस पर निगरानी रखेगा, कौन किससे आदेश लेगा। इस तरीके से पदों की सीढ़ी बनाई जाती है, पदों का क्रम बनाया जाता है और बड़े व्यवस्थित ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं। और इन व्यवस्थित ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जो अपराध किए जाते हैं उनको संगठित अपराध कहते हैं। पाश्चात्य देशों में, यूरोपीय देशों में संगठित आपराधिक गिरोह बड़े संगठित होते हैं। ये हमेशा अंडरग्राउंड होकर काम करते हैं, ये कभी हिंसा नहीं करते, नेवर, कभी हिंसा नहीं करते, हिंसा से कोसों दूर रहते हैं। संगठित अपराध हिंसा नहीं करते, कोसों दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि संगठित अपराध का एक ही टारगेट है, गलत तरीके से पैसा कमाना, अवैध तरीके से पैसा कमाना, हथियारों की तस्करी करना, नकली नोटों का कारोबार करना, ड्रग की तस्करी करना, मानव तस्करी करना, जानवरों की तस्करी करना इत्यादि। जितने हवाला कारोबार करना, जितने ये गलत काम सोच सकते हो, इन सारे गलत कामों से पैसा कमाना, यानी ये आपराधिक बिजनेसमैन है, ये आपराधिक बिजनेसमैन है, इनका काम बिजनेस करना है, अपराध का बिजनेस करना है। ये अपराध का बिजनेस करने वाले लोग हैं संगठित अपराध, इसलिए हिंसा नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि अगर इनके ग्रुप के किसी भी सदस्य ने हिंसा कर दी
तो हिंसा करने पर पुलिस की निगाह में आ जाएगा। भाई हिंसा होगी तुरंत एफआईआर दर्ज होगी, पुलिस की निगाह में आ जाएगा, खुफिया एजेंसियों की निगाह में आ जाएगा। तो अगर एक आदमी पुलिस और खुफिया एजेंसियों की निगाह में आ गया तो धीरे धीरे पूरा नेटवर्क आ जाएगा और तब सब पकड़ लिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। इसलिए संगठित अपराध हिंसा से कोसों दूर रहते हैं। जो लोग इनमें शामिल होते हैं उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, भर्ती होती है, ट्रेनिंग होती है, सैलरी मिलती है, सब कुछ वैसे ही होता है कि हिंसा नहीं करनी है। कहीं कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो बिना हिंसा के वापस आ जाओ, क्योंकि अगर हिंसा करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि काम हमारा केवल अपराध का बिजनेस करना है। इसलिए हिंसा से ये दूर रहते हैं, यानी अपराध और संगठित अपराध में अंतर है। अब ये जो संगठित अपराध है इसका आतंकवाद के साथ चोली दामन का साथ है। वैसे तो संगठित अपराध और आतंकवाद में भी अंतर है। अंतर क्या है? संगठित अपराध का काम, इनका उद्देश्य पैसा कमाना है, अपराध करके पैसा कमाना है, मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, ड्रग तस्करी इत्यादि, इससे पैसा कमाना है, तो ये अवैध बिजनेसमैन है। जबकि आतंकवाद का काम हिंसा करना, भय उत्पन्न करना, उत्पीड़न करना, आतंक फैलाना है, यह आतंकवाद का काम है। आतंकवाद का सामान्यतः उद्देश्य राजनीतिक होता है, सरकार को अस्थिर करना, सत्ता पलट कर देना, लोगों को मार करके भय क्रिएट करना। जबकि संगठित अपराध का मुख्य उद्देश्य आर्थिक होता है, केवल गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाना है इनको। इसलिए आतंकवाद में हिंसा हमेशा शामिल होती है और संगठित अपराध में हिंसा बिल्कुल नहीं होती। संगठित अपराध में हिंसा बिल्कुल नहीं होती, आतंकवाद में हिंसा हमेशा होती है। तो संगठित अपराध और आतंकवाद में अंतर है, दोनों अलग अलग गतिविधियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी संगठित अपराध और आतंकवाद का चोली दामन का साथ है। दोनों एक दूसरे से निकटता से जुड़े हुए हैं। कैसे दोनों एक दूसरे से निकटता से जुड़े हुए हैं? आतंकवादियों को पैसा चाहिए, बिना पैसे के आतंकवादी आतंकी हमले करने के लिए तैयारी नहीं कर सकते। तो संगठित आपराधिक गिरोह जो पैसा कमाते हैं वो पैसा आतंकवाद के वित्त पोषण के काम आता है। तो आतंकवादियों को पैसा उपलब्ध कराते हैं संगठित आपराधिक गिरोह। जैसे डी कंपनी, दाऊद की कंपनी, वो संगठित आपराधिक गिरोह है। वो जो पैसा कमाता है उससे आतंकियों को पैसा जाता है, हथियारों की तस्करी, ड्रग की तस्करी इत्यादि। या आतंकी जो पैसा कमाते हैं इनके माध्यम से कमाते हैं, ऐसे कह लो। भाई जैसे तालिबान ने कब्जा कर लिया जो अफगानिस्तान में गोल्डन क्रिसेंट था, सुनहरा अर्धचंद्र, जहां अफीम आदि का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। तालिबान को अमेरिका क्यों नहीं हरा पाया? क्योंकि उस पूरे अफीम के उत्पादन पर उसका कब्जा हो गया। अब तालिबान तो व्यवसाय करेगा नहीं, वो तो आतंकी संगठन था। तो तालिबान ने संगठित आपराधिक गिरोहों को पकड़ा और उनसे कहा अफीम बेचो, बेच करके पैसा हमको दो। तो संगठित आपराधिक गिरोह ड्रग तस्करी करते हैं और पैसा कमा के तालिबान को पैसा देते थे। फिलहाल अब तो तालिबान की सत्ता है अफगानिस्तान में, तो सरकार में आ गया, लेकिन जब आतंकी संगठन था तो मैं इसका मोडस ऑपरेंडी बता रहा हूं। इसी तरीके से संगठित आपराधिक गिरोह आतंकियों के लिए फंड अरेंज करते हैं, उनके लिए फंड की व्यवस्था करते हैं। आतंकियों को जाना है तो हथियार चाहिए, गोला बारूद चाहिए, तभी तो हमला करेंगे। बहुत सारे हथियार गोला बारूद लेकर के प्रवेश करेंगे तो पकड़े जाएंगे। इसलिए आतंकियों को हथियार गोला बारूद उपलब्ध कराने में संगठित आपराधिक गिरोह मदद करते हैं, क्योंकि इनका हथियारों की तस्करी का एक लंबा नेटवर्क फैला होता है पूरे विश्व में, वर्ल्ड वाइड है संगठित आपराधिक गिरोह, पूरे विश्व में नेटवर्क फैला है। इसीलिए अभी जब ड्रग के मामले में छापेमारी हुई, अभी 1 महीने पहले की बात है, भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसियों ने ड्रग के मामले में छापेमारी की, तो आपको पता है एक साथ 20 देशों में छापेमारी की गई है। भारत के साथ साथ 20 देशों में, 20 कंट्रीज में छापेमारी की गई है हमारी सुरक्षा एजेंसियों की मदद से, ड्रग के लिए, संगठित अपराध के लिए। क्योंकि केवल एक देश में संगठित अपराध को नियंत्रित करके नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वैश्विक नेटवर्क है इनका। इसी तरीके से आतंकवादियों को हमले करने के लिए, आतंकी हमले करने के लिए संपर्क की जरूरत होती है। कहीं जा रहे हैं और तमाम सारी चीजें वहां की जरूरत की, वहां की व्यवस्था कौन करेगा? स्लीपर सेल्स चाहिए आतंकियों के लिए, क्योंकि संगठित आपराधिक गिरोह का नेटवर्क लंबा होता है, वैश्विक होता है। इसलिए आतंकियों के लिए स्लीपर सेल्स अरेंज करना, आतंकियों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स अरेंज करना, कौन अरेंज करता है? संगठित आपराधिक गिरोह अरेंज करते हैं, यही व्यवस्था करते हैं स्लीपर सेल्स की, ओवरग्राउंड वर्कर्स की, जिनकी मदद से आतंकी बड़े हमलों को अंजाम देते हैं। तो इसलिए अगर हमें आतंकवाद पर प्रहार करना है तो संगठित अपराध पर प्रहार करना होगा। इसलिए जब मुंबई में आतंकी हमले शुरू हुए तो मुंबई में मकोका बनाया गया, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, मकोका, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। अब आगे चलकर कई राज्यों में बन गया, यूपी कोका, उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, गुकोका, गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। तो जहां आतंक को रोकना है वहां ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकना होगा। बिना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोके हुए आतंकवाद रोका नहीं जा सकता। इसलिए आतंकवाद पर प्रहार करने के लिए संगठित अपराध पर प्रहार किया जा रहा है। अब जो क्रिप्टो करेंसी भी चला रहे हैं वो संगठित आपराधिक गिरोह चला रहे हैं, एफएटीएफ कहता है। तो उससे जो पैसा कमाएंगे वो भी आतंकवाद के पास जाएगा। इसलिए मैंने भी कहा था कि क्रिप्टो करेंसी से कमाया गया धन आतंकवादियों का वित्त पोषण करता है। तो यह संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच का रिश्ता है। यानी अगर हमें आतंकवाद को रोकना है तो संगठित अपराध पर रोक लगानी होगी। लिखो जरा पहले आतंकवाद और संगठित अपराध के बीच संबंध। पहले लिखो अपराध और संगठित अपराध, हेडिंग लिखो अपराध और संगठित अपराध। लिखो अपराध का अर्थ है, अपराध का अर्थ है सामान्यतः गैर कानूनी कार्य करना, सामान्यतः गैर कानूनी कार्य करना, या ऐसे कार्य करना, या ऐसे कार्य करना जिसके गैर कानूनी परिणाम होते हैं, या ऐसे कार्य करना जिसके गैर कानूनी परिणाम होते हैं। पैरा चेंज करके लिखो संगठित अपराध अपराध से भिन्न है, संगठित अपराध अपराध से भिन्न है जब अपराध व्यवस्थित पद सोपानिक संगठन निर्मित करके किया जाता है, जब अपराध
व्यवस्थित पद सोपानिक संगठन, जब अपराध व्यवस्थित पद सोपानिक संगठन निर्मित करके किया जाता है तब इसे संगठित अपराध कहते हैं, तब इसे संगठित अपराध कहते हैं। पहला चेंज करके लिखो, अपराध में प्रायः हिंसा का तत्व बना रहता है या हो सकता है, हिंसा का तत्व बना रहता है या हो सकता है, किंतु संगठित अपराध में हिंसा का तत्व नहीं होता, किंतु संगठित अपराध में हिंसा का तत्व नहीं होता। संगठित अपराध का मुख्य उद्देश्य, संगठित अपराध का मुख्य उद्देश्य गैर कानूनी तरीके से धन कमाना है, गैर कानूनी तरीके से धन कमाना है। अतः ये सदैव हिंसा से बचते हैं, अतः ये सदैव हिंसा से बचते हैं। जैसे हथियारों की तस्करी, ड्रग तस्करी, जैसे हथियारों की तस्करी, ड्रग तस्करी, नकली नोटों का कारोबार, नकली नोटों का कारोबार, मानव तस्करी, जानवरों की तस्करी इत्यादि, मानव तस्करी, जानवरों की तस्करी इत्यादि। अब लिखो संगठित अपराध और आतंकवाद के मध्य अंतर। अब लिखो संगठित अपराध और आतंकवाद के मध्य अंतर। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, आतंकवाद में सदैव हिंसा का तत्व बना रहता है, आतंकवाद में सदैव हिंसा का तत्व बना रहता है, जबकि संगठित अपराध, जबकि संगठित अपराध में हिंसा का तत्व नहीं पाया जाता, हिंसा नहीं होती, हिंसा से दूर रहते हैं, पहले भी लिखा, जबकि संगठित अपराध में हिंसा का तत्व नहीं पाया जाता। अगला पॉइंट लिखो, आतंकवाद प्रायः राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, आतंकवाद प्रायः राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, जिसके लिए धर्म या किसी विचारधारा आदि का सहारा लिया जाता है, जिसके लिए धर्म या किसी विचारधारा का सहारा लिया जाता है। जबकि संगठित अपराध का एकमात्र उद्देश्य, जबकि संगठित अपराध का एकमात्र उद्देश्य गैर कानूनी तरीके से धन कमाना है, जबकि संगठित अपराध का एकमात्र उद्देश्य गैर कानूनी तरीके से धन कमाना है। अब लिखो संगठित अपराध और आतंकवाद के मध्य संबंध, अंतिम हेडिंग है, इसके बाद फिर आज हम लोग क्लास कंप्लीट कर देंगे, फिर मंडे से पढ़ेंगे। वाम उग्रवाद पढ़ लिया, आतंकवाद पढ़ लिया, फिर पूर्वोत्तर का उग्रवाद पढ़ेंगे। लिखो लिखो उत्साह से लिखो, खत्म करने वाले हैं, 2 ही 4 पंक्तियां हैं, लिखो। पहला पॉइंट लिखो, आतंकी हमलों के लिए, आतंकी हमलों के लिए हथियार, विस्फोटक आदि की आवश्यकता होती है, आतंकी हमलों के लिए हथियार, विस्फोटक आदि की आवश्यकता होती है। संगठित आपराधिक गिरोहों के द्वारा, संगठित आपराधिक गिरोहों के द्वारा आतंकियों को ये साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, आतंकियों को ये साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट लिखो, संगठित अपराध के द्वारा कमाया गया धन, यानी मानव तस्करी, जानवरों की तस्करी, नकली नोटों का कारोबार, ड्रग तस्करी इत्यादि, संगठित अपराध के द्वारा कमाया गया धन, और अब तो हवाला कारोबार और बहुत है, हवाला कारोबार, क्रिप्टो करेंसी सब है। संगठित अपराध के द्वारा कमाया गया धन आतंकवाद का वित्त पोषण करता है, आतंकवाद का वित्त पोषण करता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है, इसकी चर्चा आगे करेंगे, धन शोधन पढ़ेंगे तो। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में भी इस बात का वर्णन किया है, एफएटीएफ ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का वर्णन किया है। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आतंकी हमलों के लिए, आतंकी हमलों के लिए स्लीपर सेल्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स, आतंकी हमलों के लिए स्लीपर सेल्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार करने एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराने में संगठित अपराध सहायता प्रदान करता है, एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराने में संगठित अपराध सहायता उपलब्ध कराता है। पैरा चेंज करके लिखो, अंतिम पैरा लिखो, उत्साह के साथ लिखो, खत्म होने वाला है। उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि संगठित अपराध और आतंकवाद का, उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि संगठित अपराध और आतंकवाद का निकटतम संबंध विद्यमान है, निकटतम संबंध विद्यमान है। दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। अतः आतंकवाद पर नियंत्रण करने के लिए
अतः आतंकवाद पर नियंत्रण करने के लिए संगठित अपराध पर अतः आतंकवाद पर नियंत्रण करने के लिए संगठित अपराध पर नियंत्रण करना आवश्यक है। संगठित अपराध पर नियंत्रण करना आवश्यक है। भारत के पूर्व अनुभवों से यह अनुभव ग्रहण किया जा सकता है, यह जानकारी ली जा सकती है। मुंबई में जब संगठित आपराधिक नेटवर्क पर कंट्रोल किया गया, एक एक अधिकारी ने 20-20 एनकाउंटर, 50 एनकाउंटर, 60 एनकाउंटर, मूवी भी बनी है, अब तक 56 जैसी मूवीज बनी है इसी पर कि संगठित आपराधिक गिरोहों के लोगों को पकड़ पकड़ करके एनकाउंटर किए गए, इंटेलिजेंस नेटवर्क से पहचान करके एनकाउंटर किए गए। तो जब संगठित आपराधिक गिरोहों का नेटवर्क खत्म हो गया तो फिर मुंबई में आतंकी हमलों का प्रभाव खत्म हो गया 1992 के बाद। लेकिन फिर धीरे धीरे आगे चल करके नए तरीके का नेटवर्क बन गया, तो फिर से आतंकी हमला हो गया, क्योंकि अपराधियों, अधिकारियों और नेताओं के बीच का नेटवर्क नहीं तोड़ा गया। ये समस्या रही। तो ये हो गया आतंकवाद के बारे में पूरी चर्चा। तो कल और आज हम लोगों ने आतंकवाद की चर्चा कर ली, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग पूर्वोत्तर का उग्रवाद मंडे पढ़ेंगे। तो फटाफट अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो।